एक 17 साल के लड़के को, जो गर्मियों में काम कर रहा था, उसका बॉस जानबूझकर धोखा देता है और उसे आर देश के सबसे खूंखार गैंग के बूचड़खाने में काम पर लगा देता है। उसे लगता है कि यह सुअर काटने का एक मामूली काम है, लेकिन उसे पता चलता है कि वह जिन सुअर की पसलियों को काटता है उन सब पर किसी चीज से चिपकाए जाने के निशान हैं और दरारों से कोई अनजान सफेद पाउडर बाहर निकल रहा है। यह समझते ही कि वो किसी गैरकानूनी काम में फंस गया है, लड़का फौरन छिपकर अपने बॉस को फोन करता है। वो कहता है कि उसे घर लौटना है, लेकिन उसका बॉस उसकी बहन की ट्यूशन फीस और उसकी माँ के कर्ज का वास्ता देकर उसे एक और महीना रुकने के लिए धमकी देता है। गुस्से से जलते हुए उसके पास दांत पीसकर यह सब सहने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। वह बूचड़खाने में वापस लौटता है और ऐसे दिखावा करता है जैसे कुछ हुआ ही न हो और काम करना जारी रखता है। लेकिन तभी अचानक ड्रग्स से भरी सुअर की पसलियों को ले जाने वाला एक आदमी गलती से उन्हें गिरा देता है और पसलियां जमीन पर बिखरकर टूट जाती हैं। पलक झपकते ही टूटी हुई पसलियों से सफेद पाउडर बाहर निकलने लगता है। यह देखकर वहां पहरा दे रहा गंजा बॉस घबराकर जल्दी से कहता है, यहाँ हड्डियों की धूल कुछ ज्यादा ही उड़ रही है। इसकी चिंता मत करो, बस अपना काम करते रहो। यह सुनकर मारू सिर्फ अनजान बने रहने का नाटक करता है और सिर हिला देता है। इसके बाद गंजा बॉस जमीन से पसलियां उठाते हुए अपने आदमी को डांटता है। शर्मिंदा होकर वो आदमी गंजे बॉस से अपनी भाषा में पूछता है, बॉस, यह सुअर काटने वाला एच देश से है ना? उसे पता चल गया होगा कि यह गैरकानूनी माल है, ठीक? और वैसे भी वो हमारी भाषा तो समझता नहीं। लेकिन जैसे ही वह अपनी बात खत्म करता है, गंजे बॉस का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। अबे बेवकूफ, यह एच देश वाला सब समझता है। इतना कहकर वह एक पिस्तौल निकालकर मारू के सिर पर तान देता है। इस अचानक बदले हालात को देखकर मारू की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। वह अपने परिवार का पेट पालने के लिए हर दिन इतनी मेहनत से सुअर काटता था और अब एक अनजान देश में बिना किसी वजह के मरने जा रहा है। उसी पल गंजे बॉस के ट्रिगर दबाने से ठीक एक सेकंड पहले मारू के दिल में जीने की एक जबरदस्त इच्छा जाग उठती है। मारू बिना एक पल भी सोचे अपना कसाई वाला चाकू घुमाता है और एक झटके में बंदूक पकड़े हुए हाथ को काट कर अलग कर देता है। कटे हुए हाथ को देखते हुए मारू को अपने बॉस की कही बात याद आ जाती है। सुअर और इंसानों में 95% जेनेटिक समानता होती है और तुम एक पैदाइशी कसाई हो। तुम एक नज़र में ही समझ सकते हो कि सबसे जानलेवा तरीके से कैसे काटा जाता है। एक दिन तुम यह फिक्र नहीं कर पाओगे कि तुम किसी इंसान को मार रहे हो या सुअर को। जैसे ही गंजे बॉस का शरीर जमीन पर गिरता है, मारू को यकीन नहीं होता कि उसने सच में एक इंसान को सुअर की तरह काट डाला है। लेकिन जैसे ही उसका ध्यान भटकता है, वो आदमी अचानक आगे बढ़कर मारू पर हमला कर देता है, जिससे वह संभल नहीं पाता। वह उसे काम करने वाली मेज पर पटककर बेरहमी से मारू के सिर पर घूंसे बरसाने लगता है। आज मेरे बड़े भाई अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने वाले थे। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है, कमीने एच देश के सुअर कसाई। तुमने सब बर्बाद कर दिया। इतना कहकर वह मारू का सिर कुचलने के लिए अपना मुक्का कस लेता है। यह देखकर मारू फौरन अपना चाकू घुमाकर उस आदमी के मोटे पेट में घोंप देता है। लेकिन हैरानी की बात है कि इसका उस पर कोई असर नहीं होता, बल्कि उसका गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वह अपने दोनों बड़े हाथों से मारू की गर्दन तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है और मारू का दम तुरंत घुटने लगता है। मारू की चेतना धुंधलाने लगती है। इस धुंध में
उसे अपने बॉस की आवाज सुनाई देती है, जो एक सुअर के बच्चे को दिखाते हुए समझा रहा था। सुअर की हड्डियां सख्त और चर्बी मोटी होती है। अगर तुम सावधान नहीं रहे तो चाकू फंस जाएगा। इसलिए एक कसाई होने के नाते तुम्हें हड्डियों से बचकर चर्बी को काटने का सबसे सही रास्ता याद रखना होगा। लेकिन ज्यादा चिंता मत करो। अगर तुम हो तो तुम्हारी अंदर की समझ उस जगह को खुद ही ढूंढ लेगी। उसके बॉस के शब्द खतरे की घंटी की तरह बजते हैं और मारू की चेतना फौरन लौट आती है। वह तुरंत उसी जगह पर जहां उसने चाकू घोंपा था, ब्लेड को जोर से घुमाता है। हड्डी से बचते हुए वह उस आदमी का पेट चीर देता है और उस निडर गुंडे को पूरी तरह से खत्म कर देता है। खून से लथपथ पड़े दो आदमियों को देखकर मारू का जी मिचलाने लगता है। अपनी जान बचाने के लिए उसके पास उन्हें मारने के अलावा कोई चारा नहीं था। अगर वह खुद को पुलिस के हवाले करता भी है तो क्या वे उस पर यकीन करेंगे? और अगर पुलिस उसे छोड़ भी देती है तो गैंग उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसलिए मारू तुरंत सब कुछ जला देने का फैसला करता है। लेकिन तभी अचानक कोई मशीन गन लेकर सामने आता है और बिना कुछ कहे नीचे मारू पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। मारू तुरंत अपने सिर पर हाथ रखकर भागता है और छिपने के लिए बची एकमात्र जगह में घुस जाता है, फ्रीजर में। लेकिन उस आदमी की नजरों में यह बस एक मौत का जाल था। वह अपनी बंदूक पकड़ता है और धीरे धीरे छिपे हुए बच्चे को ढूंढने लगता है। लेकिन उसे क्या पता था कि मारू चुपचाप अपना जूता उतार रहा है और उसे चारे के तौर पर अंधेरे में छिपा देता है। और जैसा सोचा था, उस आदमी ने उसे अपना निशाना समझकर तुरंत जूते पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। मारू इस मौके का फायदा उठाता है और मेटल रैक पर लटक रहे सुअर के शवों को लात मारता है। एक पल में तेजी से फिसलते हुए सुअर के शवों की कतार से वह आदमी जमीन पर गिर जाता है। बिना किसी हिचकिचाहट के मारू उछलता है और कसाई वाले चाकू को उस आदमी के कंधे में गहराई तक घुसा देता है। यह देखकर वह आदमी उसका मजाक उड़ाए बिना नहीं रह पाता। बेवकूफ कहीं के, अगर घोंपना ही है तो गर्दन में घोंपना चाहिए था। इसके साथ वह जीत की अकड़ में मशीन गन को मारू के सिर की तरफ उठाता है। लेकिन जैसे ही वह ट्रिगर दबाने वाला होता है, उसे पता चलता है कि उसकी उंगली बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही है। दरअसल मारू को हमेशा से अपने बॉस की सीख याद थी। चाहे सुअर हो या इंसान, कंधे पर वार करने से वह लकवाग्रस्त हो जाएगा। इसलिए वह बेबस आदमी मारू को एक ही वार में अपना काम तमाम करने दे सकता है। आखिरकार आग को पूरी फैक्ट्री को निगलते हुए और जो कुछ भी हुआ उसके सारे निशान मिटाते हुए देखकर मारू को आखिरकार राहत महसूस होती है और वह घर के लिए फ्लाइट पकड़ लेता है। लेकिन जैसे ही उसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है और खुशी खुशी तोहफों के साथ अपने घर का दरवाजा खोलता है, तो उसे अपना घर पूरी तरह से अस्तव्यस्त दिखता है और फर्श पर वो समझ नहीं पा रहा था कि ये मनहूस नशीले पदार्थ उसके घर में क्यों हैं। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, लोगों का एक झुंड अचानक परछाइयों से खतरनाक तरीके से बाहर निकलता है। मारू की पहली प्रतिक्रिया यह थी कि गैंग उसे खत्म करने आई है। डर के मारे वो उन सब से भिड़ने का फैसला करता है। लेकिन तभी अचानक चश्मे वाला आदमी अपना पहचान पत्र निकालता है और अपना परिचय ड्रग क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट के डिटेक्टिव हान तेशिक के रूप में देता है और मारू को उनके साथ चलने के लिए कहता है। ये शब्द सुनते ही मारू को उन लोगों की याद आ जाती है जिन्हें उसने आदेश में मारा था। वो घबराकर पुलिस से पूछता है कि वे उससे क्यों बात करना चाहते हैं। हान तेशिक एक गंभीर चेहरे के साथ कहता है,
क्योंकि तुम्हारी माँ नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करती थी। यह सुनकर मारू को यकीन नहीं होता, जब से उनका परिवार दिवालिया हुआ था। हालांकि उसकी माँ अभी भी फिजूल खर्ची करती थी, लेकिन वो कभी भी हद पार करके जानबूझकर ड्रग्स को हाथ नहीं लगाएगी। लेकिन अस्पताल में उसकी माँ का हाल, जिसे दर्द से तड़पकर लगभग पागल कर दिया गया था, मारू को यह भयानक सच्चाई मानने पर मजबूर कर देता है। यह देखकर हान तेशिक सुअर की वो पसली बाहर निकालता है जिसमें ड्रग्स छिपाई गई थी, और मारू से गंभीरता से पूछता है, क्या तुम जानते हो तुम्हारी माँ ने ड्रग्स लेना कब शुरू किया? क्या तुम्हें इन नशीले पदार्थों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है? सवालों की बौछार से मारू थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन वो फिर भी खुद को शांत रखने की कोशिश करता है और कहता है कि उसे कुछ नहीं पता। लेकिन हान तेशिक मारू के चेहरे के हल्के से बदलते भाव को देख लेता है और अपना बिजनेस कार्ड देकर खुद ही बातचीत खत्म कर देता है। गाड़ी में वापस आकर हान तेशिक सोच विचार करता है और उसे अब भी लगता है कि मारू शायद कुछ छिपा रहा है। वो अपने आदमियों को चुपके से मारू की जांच करने का आदेश देता है। इस बीच मारू इस बात से बिल्कुल अनजान कि पुलिस उस पर नजर रख रही है, अपना सिर खपा रहा था। यह पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि उसकी माँ के साथ ऐसा कौन कर सकता है। तभी उसके बॉस होंग जिन्हो का अचानक फोन आता है। छोटे मारू, क्या तुम्हें ड्रग्स से भरी पसलियां मिली जो मैंने तुम्हें भेजी थीं? तुम्हें लगा होगा कि ये गैंग का काम है ना? उन लोगों को तुम्हारे। उसी पल उसे पता चलता है कि अपराधी होंग जिन्हो है, जिसकी वो पिता की तरह इज्जत करता था। मारू का गला भर आता है और वो पूछता है कि उसने क्या गलत किया, लेकिन होंग जिन्हो हंसते हुए कहता है, हमारे मारू ने कुछ गलत नहीं किया, असल में क्योंकि तुम एक जीनियस बुचर हो। मैं तुम्हारे साथ हमेशा काम करना चाहता हूँ। यह सुनते ही मारू गुस्से से आग बबूला हो जाता है। तुमने मेरे परिवार को इस तरह तबाह कर दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बेशर्म बातें करने की? लेकिन होंग जिन्हो उसे ज्यादा उत्साहित होने से मना करता है। अभी नारू हमारी कंपनी में है और कह रही है कि वो तुमसे मिलना चाहती है। और अब जब तुम्हारी माँ को नशे की लत लग गई है, तो तुम्हें ही नारू को संभालना होगा। तुम्हारे पास पैसों की बहुत तंगी होगी, है ना मारू? क्या तुम्हें पता है कि एक इंसान को मारने के कितने पैसे मिल सकते हैं? हम कभी भी कोई मामूली सुअर काटने वाली कंपनी नहीं थे। वैसे भी जो हुनर मैंने तुम्हें सिखाया था, वो सुअर का मांस काटने के लिए नहीं था। मैं तुम्हें लेने के लिए सबसे बढ़िया गाड़ी भेजता हूँ। आज काम पर आ जाओ, हम साथ मिलकर लोगों को मारेंगे, समझे? इतना कहकर होंग जिन्हो फोन काट देता है। मारू को आखिर समझ आ जाता है कि जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी ने उसे धोखा दिया और उसका इस्तेमाल किया। सच्चाई जानने के बाद वो अपने दिल के गुस्से को और नहीं रोक पाता। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल घूम रहा था, बदला। दूसरी तरफ वर्ल्ड लाइवस्टॉक फूड्स का एक मैनेजर बेक सोखो और मैनेजर चोई डोयल को होंग जिन्हो का ऑर्डर मिलता है कि वो नए लड़के को लेने जाए और उसे कंपनी ले आए। वो दोनों इस बात पर बहस कर रहे थे कि उसे लेने कौन जाएगा। बात इतनी बढ़ जाती है कि वो फैसला करने के लिए हथियार तक उठा लेते हैं। आखिर में चोई डोयल को ही समझौता करना पड़ता है। आखिर ये सीधी सादी सोच वाला बेक सोखो बाहर जाकर कोई न कोई मुसीबत ही खड़ी करता। उसे यहीं गाड़ी की रखवाली के लिए छोड़ना ही बेहतर है। लेकिन जैसे ही रात होती है, एक आवारा बिल्ली की वजह से बेक सोखो की नींद खुल जाती है। चोई डोयल का अभी तक कोई अतापता नहीं था, इसलिए मामला क्या है यह जानने के लिए
बेक सोखो सीधा मारू के घर पहुंचता है। थोड़ा सा खुला दरवाजा पूरा खोलने के बाद वो देखता है कि लिविंग रूम में लड़ाई झगड़े के निशान भरे पड़े हैं और अंदर बेडरूम में कोई मुंह के बल गिरा पड़ा है। यह देखकर बेक सोखो बड़बड़ाने लगता है। इस आदमी ने तो कहा था कि ये नए लड़के को लेने जा रहा है। इसने तो उसे लेने की जगह परलोक ही भेज दिया। इतना कहकर वो जमीन पर पड़े शरीर को लात मारने के लिए अपना पैर उठाता है, लेकिन जैसे ही वो चेहरा देखता है वो बुरी तरह चौंक जाता है। मरने वाला शख्स असल में जोई डोयल था। इस अविश्वसनीय मंजर को देखते ही बेक सोखो तुरंत अपना लोहे का हथौड़ा निकालता है और पागलों की तरह हंसने लगता है। सीनियर्स इतनी दूर से तेरा स्वागत करने आए और तूने चाकू चलाने की हिम्मत की। अब इस धंधे में तेरा टिकना नामुमकिन है। यह सुनते ही मारू एक छोटा चाकू हाथ में लिए सामने आता है और बिगड़े हुए हाव भाव से पूछता है, क्या तुम भी वर्ल्ड लाइवस्टॉक से हो? जैसे ही उसे हाँ में जवाब मिलता है, मारू फौरन आगे बढ़कर बेक सोखो पर अपने छोटे चाकू से वार करता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अपने लोहे के हथौड़े के सिर्फ एक ही वार से सोखो ने उसके छोटे चाकू के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इतना ही नहीं, वो अपना बड़ा सा लोहे का हथौड़ा मारू का सिर कुचलने के लिए घुमाता है। इस समय इस बात से बिल्कुल अनजान कि मारू की जान खतरे में है। वर्ल्ड लाइवस्टॉक फूड्स का डिपार्टमेंट मारू के लिए एक वेलकम पार्टी की तैयारी कर रहा था। होंग जिन्हो की अगुवाई में मैनेजर ओह जुनशिक, जो खुद भी एक मैनेजर है, उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि एक नए लड़के को लेने के लिए मैनेजर बेक को क्यों भेजा गया, क्योंकि मैनेजर बेक कोई मामूली आदमी नहीं था। उसने एक ज़माने में अपने निहत्थे हाथों से अनगिनत गुंडों और गैंगस्टरों को धूल चटाई थी और पूरे इलाके पर राज करने लगा था। लेकिन जिस चीज ने उसे असली पहचान दी वो था होंग जिन्हो का दिया हुआ लोहे का हथौड़ा। जब बेहिसाब जिस्मानी ताकत सबसे घातक हथियार के साथ मिल जाए तो हथौड़े वाला मैनेजर बेक एक ऐसा जंगली सांड बन जाता है जिसे कोई नहीं रोक सकता। और सच में जैसा ओ जुनशिक कह रहा था, मारू की लड़ाई शुरू होते ही बेक सोखो उसे बुरी तरह पीटने लगता है और उसके पास अपना बचाव करने का कोई रास्ता नहीं बचता। और अजीब बात यह थी कि मारू ने देखा कि बेक सोखो सिर्फ ताकतवर ही नहीं है, बल्कि लड़ाई के दौरान उसके हमले की रफ्तार भी तेज होती जा रही है। और तेज लड़ाई के दौरान जब बेक सोखो ने हमलों का एक और दौर शुरू किया तो मारू अपनी पूरी ताकत लगाकर बस किसी तरह बच पा रहा था और साथ ही टूटे हुए ब्लेड से उसके शरीर पर घाव करने की कोशिश कर रहा था। फिर एक मौका पाते ही वो जोर से चाकू घोंपने की तैयारी करता है, लेकिन तभी अचानक बेक सोखो अपना सिर घुमाकर चाकू की नोक को अपने दांतों में दबा लेता है। वो मारू का मजाक उड़ाता है, तू तो बड़ा कमजोर है, तेरे वार से तो मुझे गुदगुदी तक नहीं हो रही। इतना कहकर वो अचानक एक जोरदार लात मारता है। मारू का पैर पकड़कर उसे चौंका देता है और उसे हवा में उछालकर सीमेंट की दीवार पर दे मारता है, जिससे दीवार में एक छेद हो जाता है। इतनी जबरदस्त चोट के बाद भी मारू को जिंदा देखकर बेक सोखो बस एक गहरी सांस ले पाता है। कितना मजेदार, अब तुम इस हथौड़े का मजा चखोगे। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसकी कलाई से खून की धार बह रही है। उसे उम्मीद नहीं थी कि मारू इतनी नीच हरकत करेगा। एक ही जगह पर बार बार हमला करने की वजह से वह गुस्से से जल उठता है और तुरंत अपना लोहे का हथौड़ा उठाता है। इस खेल को खत्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत बटोरता है। ठीक उसी समय दूसरी तरफ होंग जिन्हो की वेलकम पार्टी की तैयारी आखिरकार पूरी हो जाती है।
अपने आदमियों को मैनेजर बेक की ताकत के बारे में बात करते हुए सुनकर होंग जिन्हो कहता है कि मैनेजर बेक मैनेजर्स और एम्प्लॉयज में वाकई सबसे ताकतवर है। लेकिन मारू के लिए, जो सेक्शन चीफ बनने वाला है, ये जरूरी नहीं कि सच हो। मैनेजर बेक एक न रुकने वाला सांड है, लेकिन सांड चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वह है तो बस एक मवेशी, और मवेशी चाहे कितना भी ताकतवर हो, वो कभी किसी कसाई को नहीं हरा सकता। उसी पल जमीन पर हारा हुआ बेक सोखो आखिरकार समझ जाता है कि मारू के बेतरतीब से दिखने वाले हमले असल में उसकी नसों को निशाना बना रहे थे, और उसने हिसाब लगा लिया था कि वे सब एक साथ फट जाएंगी। जब वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेगा, यह सोचकर बेक सोखो के मन में अपने सामने खड़े इस नए लड़के के लिए इज्जत बढ़ जाती है। इस सांड के लिए, जो अपनी पूरी जिंदगी ताकतवर रहा, एक असली माहिर के हाथों मारे जाना बिना किसी अफसोस की मौत है। वर्ल्ड लाइवस्टॉक के भेजे हुए 2 मैनेजर्स से निपटने के बाद, जो उसका स्वागत करने आए थे, वह तुरंत जानलेवा इरादे के साथ कंपनी की ओर बढ़ता है। वह सभी एम्प्लॉयज को देखता है, जो पूरे जोश के साथ उसके सेक्शन चीफ बनने का जश्न मना रहे हैं। मारू गंभीर चेहरे के साथ 2 आईडी बैज नीचे फेंकता है। उस समय बेखबर एम्प्लॉयज सोचते हैं कि ये तोहफे हैं जो सेक्शन चीफ उनके लिए लाए हैं। वे तुरंत उत्साहित हो जाते हैं और ऐलान करते हैं कि वे अपने प्यारे सेक्शन चीफ के लिए अपनी जान दे देंगे। लेकिन जब आईडी पर बेक सोखो और चोई डोइल की तस्वीरें दिखती हैं, तो हर कोई एकदम सन्न रह जाता है। फिर वे सब एक साथ अपने हथियार निकाल लेते हैं और एक खतरनाक लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। यह देखकर मारू गोदाम का दरवाजा बंद करता है और बेरहमी से मुड़कर उन सुअर के बच्चों से कहता है कि सब एक साथ उस पर हमला करें। जैसे ही भीड़ आगे बढ़ती है, मारू तुरंत भीड़ के बीच नाचने लगता है। अपने चाकू और लोहे के हथौड़े के साथ होंग जिन्हो देखने वाली जगह पर ऐसे बैठा है जैसे वो मारू की बेहतरीन चाकूबाजी की तारीफ कर रहा हो। वह खुद को चीयरिंग स्टिक्स निकालने से भी नहीं रोक पाता और मारू के लिए जोर जोर से चिल्लाता है ताकि वह जल्दी से इन सभी लोगों को खत्म कर दे। भले ही इंसानों को लगता है कि सुअर शांत जानवर होते हैं, वे कभी कभी इंसानों पर हमला कर देते हैं। इसलिए एक कसाई के लिए सुअर को काटने का पहला कदम एक ही वार में सुअर को बेहोश करना है। दूसरा कदम है सुअर का खून बहाना, जिसमें कैरोटिड आर्टरी और जुगुलर वेन दोनों को भेदा जाता है। तीसरा कदम है खाल उतारना और फिर सुअर को काटना शुरू करना। इस पल मारू इन सभी तकनीकों को बड़ी सटीकता से इस्तेमाल करता है। बस कुछ ही मिनटों में वह आधे से ज्यादा लोगों को ढेर कर देता है। कुछ बचे हुए लोगों को कोने में दुबके हुए देखकर मारू बेरहमी से आगे बढ़ता है और इन लोगों को भी खत्म करने के लिए अपना लोहे का हथौड़ा घुमाता है। लेकिन तभी होंग जिन्हो अचानक सामने आता है और 100 पाउंड के हथौड़े को एक हाथ से पकड़ लेता है और मुस्कुराता है। वह अपने नंगे हाथों से लोहे के हथौड़े को कुचल देता है और कहता है, मारू, क्या मैंने तुमसे कहा नहीं था कि जल्द ही तुम यह फर्क नहीं कर पाओगे कि तुम किसी इंसान को काट रहे हो या एक सुअर को। इतना कहकर वह अपने दूसरे हाथ से एक केक पकड़ता है और उसे जोर से मारू के चेहरे पर दे मारता है। होंग जिन्हो को पहले से ही अंदाजा था कि चीजें ऐसी ही होंगी, क्योंकि मारू उसकी तरह एक कसाई है। फिर वह अपना हाथ उठाकर अपने पीछे इशारा करता है और मारू से कहता है कि सुअरों के साथ खेलना बंद करे और अंदर आए, जहां उसने सब कुछ तैयार कर रखा है। लेकिन मारू बस यह जानना चाहता है कि नारू कहाँ है। वह यहाँ उनसे जुड़ने नहीं आया है। लेकिन जैसे ही दोनों के बीच तनाव बढ़ता है, होंग जिन्हो की दूसरी सबॉर्डिनेट अकाउंटेंट जी ह्यून्यांग
अचानक नीचे बैठ जाती है। जमीन पर उसकी आंखों में आंसू हैं। बर्बाद हुए केक का एक टुकड़ा चखने के बाद उसका दिल टूट गया है। वह अचानक खड़ी हो जाती है, उसके आंसू बह रहे हैं और वह पूछती है कि इतना बेरहम कौन था जिसने केक को जमीन पर फेंक दिया। जमीन पर पड़ा ओ जूनशिक कहना चाहता है कि यह होंग जिन्हो था, लेकिन तभी एक जोरदार हरकत से उसे चुप करा दिया जाता है। होंग जिन्हो अचानक जी ह्यून्यांग के पीछे इशारा करता है और बाकी दो चेले भी समझदारी दिखाते हुए अपने बॉस की तरह उसी दिशा में इशारा करने लगते हैं। खुद पर झूठा इल्जाम लगता देख मारू कुछ समझाना चाहता है, लेकिन गुस्से से भड़की हुई जी ह्यून्यांग सीधे पिस्तौल निकालती है और तुरंत मारू पर गोली चला देती है। फिर बेरहमी से गोलियों की बौछार कर देती है। इस पल मारू अच्छी तरह जानता है कि एक बंदूकधारी को काबू करने के लिए उसे किसी तरह दूरी कम करनी होगी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जी ह्यून्यांग खुद पहल करती है और पहले आगे छलांग लगा देती है। बेताबी में मारू जी ह्यून्यांग का बंदूक वाला हाथ रोकने के लिए तेजी से अपनी हथेली से वार करता है, लेकिन जी ह्यून्यांग फौरन हमला करने का तरीका बदल देती है। उसे जोर से लात मारकर नीचे गिराती है, उसका कॉलर पकड़ती है और धड़ाधड़ पीटने लगती है। इस बार किनारे खड़ा तमाशा देख रहा होंग जिन्हो मारू को याद दिलाता है, सावधान रहना, जी ह्यून्यांग उन लोगों की बनाई हुई सबसे तगड़ी लड़ाका है। उसके इतना कहते ही जी ह्यून्यांग के पैर अचानक मारू के शरीर से लिपट जाते हैं। दोनों हाथों से पिस्तौल पकड़े वो सीधा उसके माथे पर निशाना साधती है। जी ह्यून्यांग, जो एक टॉप एजेंट के तौर पर भागी थी, एच देश से भागकर पहली बार होंग जिन्हो से उसके क्राइम सीन पर मिली थी, और जिस पल होंग जिन्हो ने उसे देखा वो बुरी तरह चौंक गया था। इस छोटी सी लड़की ने न सिर्फ बेरहमी से सैकड़ों लोगों को ढेर कर दिया था, बल्कि जानवरों की तरह खाती भी है। यह देखकर होंग जिन्हो अपनी कुल्हाड़ी से उसे कोला की एक बोतल पकड़ाता है और उस लड़की से कहता है कि और खाने से पहले थोड़ी सांस ले ले। जी ह्यून्यांग जरा भी नहीं हिचकिचाती और कोला पकड़ लेती है और गट गट करके उसे पी जाती है। होंग जिन्हो उसके लिए अपनी प्रशंसा बिल्कुल नहीं छुपाता। वो अपना फोन निकालता है और जी ह्यून्यांग से कहता है, इस तरह के ईटिंग शो से तुम न सिर्फ ढेर सारा खाना खा सकती हो, बल्कि पैसे भी कमा सकती हो। लेकिन अगर तुम मेरे साथ काम करो तो तुम हर दिन इन लोगों से भी ज्यादा खा सकती हो और फिर भी बहुत सारे पैसे कमा सकती हो। यह सुनकर जी ह्यून्यांग उत्साह में मेज पर खड़ी हो जाती है। तुम मुझे खाने का लालच दे रहे हो? मेरा जोशीला जज्बा कभी भी पैसों के आगे नहीं झुकेगा। लेकिन जब होंग जिन्हो अनलिमिटेड नाश्ते, दोपहर के खाने और रात के खाने की गारंटी देता है, देर रात के स्नैक्स और मीठे की भी, तो जी ह्यून्यांग तुरंत एक घुटने पर झुक जाती है और पूरी ईमानदारी से कहती है, मैं पूरी वफादारी से आपकी सेवा करूंगी। इसके साथ ही वो खाना अपने कंधे पर उठा लेती है और कहती है कि अपने मालिक की सेवा करने से पहले उसे कुछ काम निपटाने हैं। एक हफ्ते बाद होंग जिन्हो अखबार में देखता है कि एक शहर में अचानक धमाका हुआ है और गुनहगार कोई और नहीं बल्कि जी ह्यून्यांग है। वही यांग जिसे उसने अभी अभी काम पर रखा था। यह देखकर कि जी ह्यून्यांग की लड़ने की ताकत को यकीनन कम नहीं आंका जा सकता। भले ही मारू बंदूक रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है और जी ह्यून्यांग को खुद से दूर हटाने के लिए अपने चाकू का इस्तेमाल करता है, वो फिर भी एक जोरदार लात खाने से बच नहीं पाता। उसी समय पास ही जमीन पर एक फोन बजता है। पिटा हुआ और जूनशिक बस यह सोचकर फोन उठा पाता है कि यह उसकी प्यारी बेटी का है।
जो परेशान होगी कि वो इतनी देर तक घर क्यों नहीं आया। लेकिन उसकी बेटी कहती है, मम्मी आज बहुत सारी ईल और रास्पबेरी लाई हैं और मुझसे कहा है कि आज रात नानी के घर सो जाऊं। तो पापा, क्या मेरा छोटा भाई या बहन होने वाला है? यह भयानक खबर सुनकर ओह जूनशिक तुरंत जमीन से उछलकर खड़ा हो जाता है। फिर भी सदमे में होने के कारण वो बेचारा मारू के हाथों एक जोरदार मार खा जाता है। यह देखकर सोंग चान और इल बोंग जल्दी से ओह जूनशिक को अपने पास छिपने के लिए कहते हैं और इस बात पर अपनी जलन जाहिर करते हैं कि ओह जूनशिक को फिर से अपनी पत्नी के साथ ईल खाने को मिलेगी। होंग जिन्हो इस मैनेजर की हालत को अच्छी तरह समझता है। ओह, तुम आज काम से जल्दी जा सकते हो, लेकिन ओह जूनशिक किसी भी कीमत पर घर जाने से मना कर देता है और वहीं रुककर ओवर टाइम करने की ठान लेता है। इस समय इलबोंग, जो जमीन पर लेटा है, अचानक पूछता है, डायरेक्टर, आपको क्या लगता है यह मैच कौन जीतेगा? यकीनन यांग ही जीतेगी, है ना? यह सुनकर होंग जिन्हो अपनी हंसी नहीं रोक पाता। हाँ, हमारी छोटी यांग काफी तगड़ी लड़ाका है। वो लड़की जितना अच्छा खाती है, उतना ही अच्छा लड़ती भी है। उसका हुनर इस इंडस्ट्री में टॉप लेवल का है। लेकिन तुम्हें पता है क्या? जी ह्यून्यांग ट्रेनिंग के जरिए एक इंसान बनी है। लेकिन मारू, जब वो कुछ भी नहीं जानता था, तब भी वो एक पैदाइशी कसाई था, मॉडल। क्योंकि मुझे वो इतना कमाल का लगा कि मैंने उसे कई तरह की चीजें सिखानी शुरू कर दी। लेकिन हैरानी की बात है कि जिन तकनीकों को चाकू से सीखने में मुझे 1 साल लगा, मारू ने उन्हें सिर्फ 1 महीने में सीख लिया। इसलिए मैंने उसे और भी मुश्किल काम दिए। इस पागल सांड को काबू करने में मैनेजरों को भी 1 घंटे से ज्यादा लग जाता है। लेकिन इस लड़के मारू ने इसे 5 मिनट से भी कम में कर दिखाया। तभी मुझे यकीन हो गया कि जिस परफेक्ट कसाई को मैं ढूंढ रहा था, वो मेरे ठीक सामने खड़ा है। फिर होंग जिन्हो ओह जुनशिक से पूछता है कि क्या उसे कसाई शब्द का असली मतलब पता है। ओह जुनशिक, जिसके पास डॉक्टरेट की डिग्री है, एच देश के अक्षरों में जवाब देता है, ये बाइक चोंग है। बाइक का मतलब कुछ नहीं भी होता है, इसलिए कसाई का असली मतलब है एक ऐसा आदमी जिसके पास कुछ नहीं है। सही जवाब सुनकर होंग जिन्हो उत्साह से ओह जुनशिक की तारीफ करता है कि वो सच में बहुत ज्ञानी है। ठीक इसीलिए कि एक इंसान के पास कुछ नहीं होता, वो सब कुछ सोच सकता है और सीख सकता है। बेशक मारू के लिए ग्याम यंग को हराना आसान नहीं होगा, लेकिन हम इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि मारू लगातार बेहतर हो रहा है। आखिरकार इस लड़ाई का नतीजा इस बात पर निर्भर करता है कि क्या वो पकड़ी जाने से पहले उसे दबा देता है या दबने से पहले उससे आगे निकल जाता है। हर कोई इस लड़ाई का नतीजा जानना चाहता है, लेकिन होंग जिन्हो का उन्हें ये देखने देने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि वो सबको एक कुल्हाड़ी से और भी मजेदार चीज दिखाना चाहता है। वो एक झटके में जोरदार लड़ाई कर रहे मारू और जी ह्यून्यांग को अलग कर देता है। होंग जिन्हो एक शैतानी मुस्कान के साथ मारू की तरफ झुककर कहता है, प्यारे छोटे मारू, उसकी जगह मुझसे लड़ो। ये अजीब बात सुनकर जी ह्यून्यांग सबसे पहले खड़ी होती है और मना कर देती है। उसने अभी तक केक का बदला नहीं लिया है। लेकिन होंग जिन्हो तुरंत एक वीआईपी कार्ड निकालता है। ये कार्ड लो और 3 मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट में जाकर बुफे खाओ। वो 1 घंटे में बंद हो जाएगा। इसके साथ ही वो जोर से कार्ड को बाहर निकलने के रास्ते की तरफ फेंकता है और जी ह्यून्यांग मीट खाने के लिए मारू से बदला लेने के बारे में सब कुछ तुरंत भूल जाती है
उत्साह से वीआईपी कार्ड पकड़कर खुशी खुशी चली जाती है। लेकिन उसके पीछे मारू ये देखता है और तुरंत होंग जिन्हों पर एक छोटा चाकू चलाता है। लेकिन हैरानी की बात है कि वो एक ही कुल्हाड़ी के वार से उड़कर दूर जा गिरता है। ये जबरदस्त ताकत मारू की उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। फिर दूर से कुल्हाड़ी को घूमते हुए देखकर उसके साथ आई। अदृश्य शॉकवेव से मारू को ऐसा महसूस होता है जैसे उसे किसी ने काट दिया हो। मैं सोच भी नहीं सकता कि होंग जिन्हों कितना ताकतवर है। जब से उसके पिता की मौत हुई, मारू अपने परिवार का सहारा बन गया। गुजारा करने के लिए वो वर्ल्ड लाइव स्टॉक आया। हालांकि रोज का काम बहुत भारी था। सच कहूं तो ये उतना बुरा भी नहीं था, क्योंकि वहां कोई था जो उसे अपने बेटे की तरह प्यार करता था। इसीलिए वो हमेशा उस पर इतना भरोसा करता था। लेकिन मारू समझ नहीं पा रहा था कि होंग जिन्हों उसके साथ ऐसा क्यों करेगा। ये सोचते ही वो अपने चाकू से पागलों की तरह होंग जिन्हों पर हमला कर देता है। वो इस तरीके से सच्चाई का पता लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन होंग जिन्हों उसे याद दिलाता है, चाहे तुम किसी इंसान को काटो या सुअर को, तुम्हारी हरकतें साफ और तेज होनी चाहिए। तुम्हारी हरकतें जितनी बड़ी होंगी, कमजोरियों को देखना उतना ही आसान होगा और तुम्हें असली और नकली कमजोरियों के बीच फर्क करना आना चाहिए। इस याद दिलाने के साथ मारू को एहसास होता है कि होंग जिन्हों की कमजोरियों पर हमला करने से काम नहीं चलेगा। लेकिन अगर वो बेक के खिलाफ इस्तेमाल किए गए तरीकों से पलटवार करता है, सियोखो और जिम यांग की तरह, तो वो सिर्फ बेकार में पिटेगा। जैसे ही मारू पलटवार का कोई तरीका सोच रहा था, होंग जिन्हों का बड़ा सा चेहरा अचानक उसके सामने आ जाता है। चौंक कर मारू तुरंत पीछे हट जाता है। फिर भी होंग जिन्हों की कुल्हाड़ी का हैंडल उसके पेट में चुभ जाता है। होंग जिन्हों अपना कान खुजाते हुए कहता है, लड़ाई के दौरान कौन सीधी लाइन में पीछे हटता है? अच्छे से याद रखना। चाहे हमला कर रहे हो या बच रहे हो, अगर तुम्हारी हरकतें बहुत साफ दिखेंगी, तो तुम मार खाओगे। इसके साथ ही वो आसानी से कुल्हाड़ी और मारू दोनों को एक हाथ से उठा लेता है। फिर अचानक कुल्हाड़ी गिराकर मारू को दूर फेंक देता है। होंग जिन्हों के हाथों इस तरह खिलौना बनाए जाने पर मारू गुस्से से पागल होकर फिर से आगे बढ़ता है, लेकिन चाहे वो कैसे भी पलटवार करे, वो अपने दुश्मन को जरा भी चोट नहीं पहुंचा पा रहा है। इलबोंग जमीन पर पड़ा हुआ। होंग जिन्हों सच में सबसे मजबूत और सबसे क्रूर बर्सर्कर कहलाने के लायक है। यह वाकई में हैरत अंगेज है, लेकिन वो जुनशिक कहता है, इलबोंग, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। सेक्शन चीफ मारू जो होंग जिन्हों की रफ्तार का सामना कर पा रहा है, वो भी उतना ही खतरनाक है। हम इस पल एक मॉन्स्टर के जन्म के गवाह बन रहे हैं। उसी वक्त होंग जिन्हों हमलों को रोकने के लिए अपनी कुल्हाड़ी तेजी से घुमाता है। हालांकि मारू लड़ते लड़ते और मजबूत होता जा रहा है, लेकिन वो एक जरूरी बात को नजरअंदाज कर रहा है, उसके और होंग जिन्हों के शरीर के आकार का फर्क। बस जरा सी ताकत से मारू उस बड़ी सी कुल्हाड़ी के सामने पूरी तरह बेबस हो जाता है। यह देखकर होंग जिन्हों घमंड से कहता है, क्या तू मुझे ऐसे मार पाएगा? फिर वो अपनी कुल्हाड़ी से जोरदार वार करता है। वो मारू को जल्दी से खड़े होने का हुक्म देता है। एक इंसान जानवर की तरह जमीन पर कैसे रेंग सकता है? यह सुनकर मारू लड़खड़ाता हुआ जमीन से उठता है। अब उसका इकलौता हथियार टूट चुका है। उसे जल्दी से एक सही सलामत चाकू उठाना होगा, लेकिन जैसे ही वो एक नया चाकू पकड़ता है, होंग जिन्हों फौरन एक मेज हवा में उछाल देता है।
खुशकिस्मती से मारू तेजी से संभल जाता है। वो फौरन नीचे झुकता है और चाकू सीधा होंग जिन्हों पर चलाता है। लेकिन अचानक होंग जिन्हों नीचे झुककर बैठ जाता है। नन्हे मारू के जूते के फीते खुले हैं, फिर भी हर जगह दौड़ रहा है। अगर लड़खड़ाकर गिर गए तो क्या होगा? इतना कहकर वो अचानक मारू का पैर पकड़ लेता है। उसे हवा में उछालकर वो उसके सिर की तरफ कुल्हाड़ी घुमाता है और उसे एक गेंद की तरह दीवार पर जोर से पटक देता है। मारू को इतनी गहरी चोटें खाते देखकर डॉट होंग जिन्हों कहता है, आज के लिए बस इतना ही। फिर वो मारू से कहता है, क्या तुम जानना नहीं चाहते कि मैंने ऐसा क्यों किया? तुम्हें पता है, देश में जिस नशीले पदार्थों की फैक्ट्री को तुमने जलाया था, वो 3 लाख करोड़ की थी। इतनी बड़ी रकम के स्वाहा हो जाने के बाद क्या तुम्हें लगता है कि वो लोग तुम्हें छोड़ देंगे? चूंकि तुम्हारे पास उनसे निपटने का कोई तरीका नहीं था, मुझे इस मामले को सुलझाने के लिए एक ऐसा तरीका ढूंढना पड़ा जिसे वो लोग मान जाए। इसलिए मैंने तुम्हारी माँ को सजा के सबूत के तौर पर नशेड़ी बना दिया। और यह लड़ाई इस बात का सबूत है कि तुम वो पैसे चुका सकते हो। मारू, मेरे साथ काम करो। 3 लाख करोड़ सुनने में बहुत बड़ी रकम लगती है डॉट, लेकिन मेरे पीछे चलने पर तुम इससे भी कहीं ज्यादा कमा सकते हो। मैंने पहले ही सारी व्यवस्था कर दी है। जब तुम्हारे घाव भर जाए तो काम पर आ जाना। इतने सारे लोगों को मारने के बाद डॉट आज रात मारू को आखिरकार सच्चाई का पता चलता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता। डॉट की अगर कोई मुश्किल थी तो सीधे सीधे बता देना बेहतर नहीं होता? हर चीज को इतना भयानक क्यों बनाया? लेकिन होंग जिन्हों को लगता है कि इस तरह करने में ज्यादा मजा है। ऐसी बेतुकी बात सुनकर डॉट मारू अचानक अपना चेहरा ढंककर पागलों की तरह हंसने लगता है। मैंने कभी आपको अपना गुरु माना था डॉट, अपना पिता और अपना भला चाहने वाला, लेकिन तुमने मेरे परिवार के साथ खिलवाड़ किया सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें इसमें मजा आता है। मैंने तो सोचा था कि तुम एक इंसान हो, लेकिन तुम तो एक स्वर से भी गए गुजरे हो। होंग जिन्हों नहीं डॉट, बल्कि स्वर होंग। आज से मैं तुझे काट डालूंगा। खुद को स्वर कहे जाते ही डॉट होंग जिन्हों अपना आपा पूरी तरह खो देता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ स्वर जैसा बर्ताव करने की? कितनी बदतमीजी है। अगर तुझमें दम है तो आ और मुझे काट कर दिखा। और इसी के साथ दोनों लड़ने लगते हैं। ओह जुनशिक जल्दी से जमीन पर अपनी वसीयत लिखने लगता है। सुंग चान और इल बोंग यह सब देखकर पूरी तरह से चौंक जाते हैं। ओह जुनशिक कांपती हुई आवाज में बताता है, आज तक किसी ने भी होंग जिन्हों को अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करते नहीं देखा है, क्योंकि जिस किसी ने भी देखा है वो उसकी चपेट में आकर मारा गया है। दूसरे शब्दों में कहें तो आज हम सब खत्म होने वाले हैं। होंग जिन्हों अपनी कुल्हाड़ी घुमाकर मारू पर एक भयानक हमला करता है। इस बार मारू हमले से बचता नहीं है, बल्कि वो कुल्हाड़ी पकड़ लेता है और तेजी से नजदीक आ जाता है। वो होंग जिन्हों के करीब आकर अपने चाकू से हमला करने का मौका देखता है। मारू को कुछ नया आजमाते देखकर डॉट, हालांकि होंग जिन्हों को यह तरीका अच्छा लगता है, पर सिर्फ इतना उसे घायल करने के लिए काफी नहीं है। लेकिन उसने यह कभी नहीं सोचा था कि मारू दूरी को साधने के लिए पलक झपकते ही ब्लेड घुमा देगा डॉट, और अचानक उसके चेहरे पर एक गहरा घाव कर देगा। इस हरकत से होंग जिन्हों तुरंत आगबूला हो जाता है। उसे लगा था कि मारू सिर्फ बोल रहा है, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि वो सच में उसे जान से मारना चाहता है। अगर ऐसी बात है तो उसके पास सीरियस होने के अलावा और कोई चारा नहीं है। अपनी बात खत्म करते ही
वह अचानक उछलकर मारू की छाती पर जोर से लात मारता है, यह देखकर कि उसका वार झेल लिया गया है। होंग जिन्हो एक शैतानी मुस्कान के साथ अपनी कुल्हाड़ी घुमाता है और कहता है, तो फिर अगला हमला रोक कर दिखाओ। जानते हो मेरी कुल्हाड़ी कहाँ से आएगी? बाईं तरफ से, दाईं तरफ से, या फिर ऊपर से? यह सुनते ही मारू की नजरें फौरन बाईं और घूम जाती हैं। वह तुरंत होंग जिन्हो की आती हुई कुल्हाड़ी को रोकने के लिए अपना लोहे का हथौड़ा घुमा देता है। वह फौरन उस बेप्सी की हालत से निकलकर पागलों की तरह हमला करने लगता है। इस पल और जुनशिक तो बस दंग रह गया है। मारू ने न सिर्फ बेक सोखो के कॉम्बो अटैक सीख लिए हैं और चोई डोइल के थ्रस्ट अटैक, बल्कि उसने जी ह्यून्यांग के स्लैशिंग अटैक में भी महारत हासिल कर ली है। नकल करने और सीखने की यह अविश्वसनीय क्षमता तो हद से ज्यादा है। क्या इस बार होंग जिन्हो सच में हार जाएगा? बस कुछ ही मिनटों में होंग जिन्हो ज़्मो से भर जाता है, लेकिन जल्द ही अपनी ताकत का फायदा उठाते हुए वह बेरहमी से मारू की गर्दन दबोच लेता है। उसका सारा गुस्सा लोहे की मुट्ठियों में बदल जाता है और वो मारू को पागलों की तरह पीटने लगता है। वो मारू से इतना प्यार करता था कि उसने आर्कंट्री में की उसकी गड़बड़ को भी साफ करने में मदद की थी। फिर भी मारू ने उसे सुअर समझा और जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। एक जोरदार मुक्के से वो मारू को दूर उछाल देता है। होंग जिन्हो जमीन से टूटी कुल्हाड़ी उठाता है और कहता है, मुझे गलत मत समझना। मैंने तुम्हारे खिलाफ कभी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। इसके बावजूद भी क्या तुम आखिर तक लड़ना चाहते हो? अगर नहीं लड़ सकते तो मर जाओ। इतने सारे लोगों का खून बहाने का क्या फायदा, सिर्फ एक इंसान को बचाने के लिए? जब तुमने यह रास्ता चुना है तो तुम्हारी किस्मत में सिर्फ मौत लिखी है। ये शब्द सुनकर मारू सोचने पर मजबूर हो जाता है। बदला लेने के लिए, हिचकिचाहट को खत्म करने के लिए उसने उन दोनों की साथ बिताई यादों को भुला दिया था। उसने उन खूबसूरत एहसासों को त्याग दिया। उसने उस दिल को भी छोड़ दिया जो इंसानों को इंसान समझता था। मगर अब जाकर उसे एहसास होता है कि सिर्फ उसने ही अपनी जान नहीं छोड़ी है। इस पल होंग जिन्हो का सामना करते हुए, उस पर फिर से अपनी कुल्हाड़ी चलाते हुए, मारू अपनी जान जोखिम में डालने और बचने के दयाल तक को छोड़ देने का फैसला करता है। हालांकि ठीक इसी पल जिम यांग अचानक बंदूक लेकर अंदर आ जाती है। वो चिल्लाती है कि वीआईपी कार्ड बहुत पहले ही एक्सपायर हो चुका है और आज वो होंग जिन्हो को गोलियों से छलनी कर देगी। लेकिन जैसे ही वो अपनी बात खत्म करती है, जिम यांग तुरंत अपना होश खो बैठती है। उसके हाथ से बंदूक गिर जाती है। होंग जिन्हो अपना सिर घुमाता है और मुस्कुराते हुए उससे कहता है, हमारी छोटी यांग यहाँ है। मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे ऑफिस की डेस्क में एक तिजोरी है। उसके अंदर तुम्हारे नाम के अकाउंट्स हैं। उनमें से आधा तुम्हारे रिटायरमेंट फंड के लिए है और बाकी आधा हमारे मारू को मिलेगा। होंग जिन्हो को जमीन पर गिरते देख मारू की आंखों से तुरंत आंसू बहने लगते हैं और वो बुदबुदाए बिना नहीं रह पाता। अगर लड़ना है तो जल्दी करो और मुझ पर हमला करो। जिस पल होंग जिन्हो गिरता है, उसके दिमाग में अपना बचपन याद आता है, जब उसे जानबूझकर एक बदबूदार सुअरबाड़े में कैद कर दिया गया था। सैकड़ों साथियों से सोरों का खाना छीनने के लिए वो अनगिनत हिंसक लड़ाइयों में उलझा रहा। इकलौता जिंदा पिग किंग बनने के लिए हर मुमकिन तरीका अपनाते हुए, लेकिन रखवाले की नज़र में इतना काबिल होने के बावजूद पिग किंग में अभी भी खामियां थी। उसे पिग किंग्स के लिए बने खास बाड़े में वापस भेजना पड़ा।
ताकि उसे परखा जा सके और किंग ऑफ किंग्स तय किया जा सके। सिर्फ तभी वो बाहर भेजे जाने के लायक होता। लगभग जानलेवा हत्या के मिशन को अंजाम देने के लिए। जैसे जैसे वो लड़का बड़ा होता गया, जो खुद को लंबे समय से एक स्वर के रूप में देखता आया था, उसे कई जानलेवा मिशनों पर भेजा गया। चमत्कारिक रूप से बचने के बाद वो अचानक उलझन में पड़ गया। क्या वो इंसानों को मार रहा था या सुरों को? जब तक कि एक दिन वो लड़का हमेशा की तरह मौत के मुंह से वापस नहीं लौटा और उसने देखा कि जो शख्स उन्हें हमेशा सोरों की तरह पालता था, वो एक दब्बू और आज्ञाकारी, एक ज्यादा ताकतवर इंसान के सामने बिल्कुल एक सुअर के बच्चे की तरह अपना घिनौना रूप दिखा रहा था। किंग ऑफ किंग्स होने के नाते उसे तुरंत लगा कि उसके इलाके पर कब्जा किया जा रहा है। वो फौरन आगे बढ़ा। अपनी कुल्हाड़ी घुमाकर उसने सफाई से उस सुअर के बच्चे की खोपड़ी में मार दी। फिर उसने खुद को अपने सामने वाली महिला को सौंप दिया। अगर आप मवेशियों का इस्तेमाल करने जा रही हैं, तो जाहिर है आपको सबसे बेहतरीन वाले का इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह सुअरबाड़े के शहंशाह होंग जिन्हो के साम्राज्य का जन्म हुआ। वो सुअरों को पालने और ट्रेनिंग देने की आरामदायक जिंदगी जीने लगा। फिर इन्हीं उबाऊ दिनों में वो जी ह्यून्यांग से मिला, जो एच देश से भागी हुई एक टॉप एजेंट थी, और मारू से, जिसके पास जानवरों को काटने की असाधारण प्रतिभा थी। उनके साथ समय बिताने की प्रक्रिया में होंग जिन्हो यह सपना देखने लगा कि भविष्य में वो भी एक इंसान की तरह जी सकता है। हकीकत अक्सर सोची हुई योजनाओं के मुताबिक नहीं चलती। जल्द ही मारू, जिसे गैंग की लाइवस्टॉक कंपनी की मदद के लिए आर देश भेजा गया था ताकि वो सुअर काट सके, उसने गलती से गैंग के सुअर की पसलियों में नशीले पदार्थ छिपाने के राज को देख लिया। अपनी जान बचाने की बेताबी में मारू ने न सिर्फ गैंग के 3 सदस्यों को मार डाला, बल्कि पूरी फैक्ट्री को भी जला दिया। 3000 अरब का नुकसान ने गैंग को आगबूला कर दिया। होंग जिन्हो मारू को अपने बच्चे की तरह प्यार करने लगा था, उनके साथ बिताए समय के दौरान। इसलिए उसकी जान बचाने के लिए होंग जिन्हो ने सब कुछ किया ताकि गैंग उसके मुआवजे के प्लान को मान जाए, और ग्रुप मीटिंग में उसने चेयरमैन से मारू को माफ करने की गुजारिश की। लेकिन अप्रत्याशित रूप से चेयरमैन ने अचानक होंग जिन्हो के सभी मातहतों को ठिकाने लगाने का फैसला कर लिया। अगर वो बात नहीं मानता तो उसे वापस सुअरबाड़े में फेंक दिया जाएगा। होंग जिन्हो हमेशा से एक सुअर ही तो था। सुअरों के लिए हुक्म ही सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी वो मारू को बचाना चाहता था। इसके लिए होंग जिन्हो ने गैंग के साथ पहले से तय किए गए प्लान पर अमल किया। मारू की जानकारी के बिना उसने चुपके से उसकी मां को एक नशेड़ी बना दिया, गैंग के खिलाफ एक बड़े जुर्म के सबूत के तौर पर। फिर उसने मारू को अपने ही डिपार्टमेंट के एलीट्स को मारने दिया, और सभी कर्मचारियों को भी, यह साबित करने के लिए कि अपनी काटने की प्रतिभा से वो गैंग के लिए 3000 अरब से भी ज्यादा की वैल्यू बना सकता था। लेकिन आखिर में होंग जिन्हो ने कभी नहीं सोचा था कि मारू को बचाने के लिए उसने जो कुछ भी किया, उसकी वजह से मारू उसे अपने परिवार को चोट पहुंचाने वाला दुश्मन समझेगा, यहाँ तक कि उसने उसके साथ एक सुअर जैसा बर्ताव किया। उसने कसम खाई कि वो उसे अपने हाथों से काटेगा। उसके इस एहसान फरामोश बर्ताव ने होंग जिन्हो को तुरंत आगबूला कर दिया। उसने चेयरमैन के आदेश का पालन करने और मारू को मारने का फैसला किया, लेकिन आखिर में होंग जिन्हो फिर भी ऐसा नहीं कर सका। एक तरफ बिना मकसद के जीने वाला सुअर और दूसरी तरफ एक इंसान।
जो किसी कीमती चीज की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार था। मारू को इस हाल में देखकर होंग जिन्हो को अचानक खुद पर शर्मिंदगी महसूस हुई। वो इंसान बनना चाहता था। वो चाहता था कि उसके साथ इंसानों जैसा बर्ताव हो। इसलिए होंग जिन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के मारू के हाथों मरने का फैसला किया और अपनी जिंदगी भर की जमा की हुई सारी दौलत पीछे छोड़ दी। इस तरह जो आदमी कभी पीक पेन का राजा हुआ करता था, आखिरकार उसकी इच्छा पूरी हुई और वो एक इंसान के रूप में मरा। इस बार मारू की आंखों से अनजाने में आंसू बहने लगते हैं। वो जी ह्यून्यांग को देखता है जो पहले उसे मारने के लिए तैयार थी। वो तुरंत लड़ने की इच्छा से आक्रामक रूप से अपना चाकू पकड़ लेता है। लेकिन जी ह्यून्यांग यह देखकर कि मारू अचानक इतना शक्तिशाली हो गया है कि उसने होंग जिन्हो को मार डाला, उसका चाकू पकड़ा हुआ हाथ अनजाने में कांपने लगता है। उसकी अंतरात्मा ने उससे कहा कि किसी भी हाल में मारू से नहीं लड़ना है। इसलिए जी ह्यून्यांग ने तुरंत आत्मसमर्पण करते हुए अपने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। लेकिन इस हरकत से मारू को लगता है कि वो उसे धोखा देने की कोशिश कर रही है और वो सतर्कता से अपना चाकू सीधे जी ह्यून्यांग के गले पर रख देता है। लेकिन तभी ओह जूनशिक और दो अन्य लोग अचानक जी की रक्षा के लिए दौड़ पड़ते हैं। यंग इल बोंग जल्दी से समझाता है कि अभी आपसी लड़ाई का समय नहीं है। हेडक्वार्टर से मदद की फौज जल्द ही पहुंचने वाली है। अब जब होंग जिन्हो मर चुका है, हम सबके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, मौत। यह कहकर वे तीनों मारू से उन्हें अपने साथ लेने के लिए कहते हैं। अकेले जाने से साथ मिलकर काम करना बेहतर है। यह सुनकर मारू एक शर्त रखता है। तो मुझे बताओ कि नारू कहाँ है? जैसे ही वो अपनी बात खत्म करता है, ओ जूनशिक और बाकी दोनों जी ह्यून्यांग की तरफ देखने लगते हैं। जी ह्यून्यांग अपराध बोध से अपना सिर घुमा लेती है। इससे पहले होंग जिन्होंने उसे मारू की बहन नारू को एक शानदार रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए भेजा था। लेकिन पेमेंट करते समय उसे पता चला कि बैंक कार्ड की लिमिट खत्म हो गई है। वो बस नारू को रेस्टोरेंट में बर्तन धोने के लिए छोड़ सकती थी, जबकि वो खुद दूसरा कार्ड लेने के लिए कंपनी वापस भागी। लेकिन कंपनी पहुंचने के बाद और स्वादिष्ट केक को बर्बाद देखकर वो तुरंत गुस्से से भर गई और वापस रेस्टोरेंट जाकर नारू को लाने की बात पूरी तरह से भूल गई। मारू इस बारे में काफी लाचार महसूस करता है और फिलहाल सबके साथ पीछे हटने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। और अस्पताल के आधे रास्ते में वो जी ह्यून्यांग को कार से कूदकर नारू को वापस लाने का आदेश देता है, यह देखते हुए कि नीचे 100 मीटर ऊंचा पुल था। जी ह्यून्यांग डर के मारे फूट फूट कर रोने लगती है, लेकिन जब वो मुड़कर मारू का जानलेवा चेहरा देखती है तो जी ह्यून्यांग इतनी डर जाती है कि वो सीधे कार से बाहर कूद जाती है। इस बीच वर्ल्ड सिक्योरिटी ग्रुप का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चोई कीजोंग जमीन पर पड़े होंग जिन्हो को देखता है। उसकी एक आंख में पूरा अफसोस भरा था। होंग जिन्हो को मारने वाला इंसान उसे होना चाहिए था, लेकिन अब वो सिर्फ हाथ बढ़ाकर उसकी उन बंद पलकों को खोलने की कोशिश कर सकता है। ठीक वैसे ही जैसे जवानी में होंग जिन्होंने उसकी दाहिनी आंख निकाली थी, वो भी होंग जिन्हो की आंख निकाल लेता है। फिर वो वर्ल्ड ग्रुप के चेयरमैन को यकीन दिलाता है कि होंग जिन्हो का कातिल चाहे कहीं भी भागे, वो उन लोगों के टुकड़े टुकड़े कर देगा और सेफ वापस ले आएगा। इस बीच जब मारू और उसका ग्रुप आखिरकार अस्पताल पहुंचते हैं तो उन्हें एक नर्स से पता चलता है कि उसकी मां को अभी-अभी सूट पहने कुछ लोग ले गए हैं। इसके तुरंत बाद ओह जूनशिक को जी ह्यून्यांग का फोन आता है। वो बताती है कि नारू गायब हो गई है, उसे भी सूट पहने लोग ले गए हैं।
यह खबर सुनते ही मारू गुस्से से अपने दांत पीसने लगता है। वो तुरंत मान लेता है कि वर्ल्ड ग्रुप ने उसकी मां और नारू को बंधक बना लिया है। चिंता से पागल होकर वो बेतहाशा दौड़ पड़ता है। अपने परिवार को बचाने के लिए अकेले ही वर्ल्ड ग्रुप पर धावा बोलने का फैसला करता है। लेकिन अप्रत्याशित रूप से जैसे ही वो अंडरग्राउंड एग्जिट पर पहुंचता है, वो सीधे सूट पहने एक विशाल आदमी से जा टकराता है। वह आदमी कहता है, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। प्लीज कार में बैठ जाइए, हम बात करेंगे। यह सुनते ही मारू तुरंत अपने कोट में छिपा चाकू पकड़ लेता है और पूछता है, क्या तुमने मेरी माँ और नारू को पकड़ा है? यह सुनकर वो आदमी माफी मांगते हुए गहराई से झुकता है। जी, मेरी बदतमीजी के लिए मुझे माफ कर दीजिए। आप बाकी बातें हमारे रिप्रेजेंटेटिव से कर सकते हैं। जैसे ही वो अपनी बात खत्म करता है, उसके पीछे कार का दरवाजा खुलता है, जिसमें एक खूबसूरत औरत दिखाई देती है। अंदर बैठी वो कहती है, मिस्टर मारू, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं शिन यून्यंग हूँ, शार्लेट होटल की प्रेसिडेंट। ठीक इसी पल चोई कीजोंग वर्ल्ड सिक्योरिटी से अपने आदमियों के ग्रुप को लेकर हॉस्पिटल की ओर दौड़ रहा होता है। उसका इरादा पहले मारू की मां को ले जाने का था, लेकिन अचानक उसका सामना डिटेक्टिव हान ताइशिक से हो जाता है, जिसे अभी-अभी मारू की मां के गायब होने के बारे में पता चला है। ये दोनों जानी दुश्मन हैं। जब भी ये दोनों मिलते हैं तो हमेशा एक दूसरे पर ताने कसते हैं। लेकिन इस बार चोई कीजोंग को अपना काम जल्दी खत्म करना है। वो यहाँ हान ताइशिक के साथ उलझकर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। लेकिन तभी उसका एक आदमी अचानक भागते हुए आता है और जोर से चिल्लाता है कि गड़बड़ हो गई है। मारू हॉस्पिटल से जा चुका है और उसकी मां भी गायब है। यह सुनकर चोई कीजोंग तेजी से हाथ बढ़ाकर अपने आदमी का जबड़ा पकड़ लेता है और जोर से उसके दांत तोड़ देता है। डिटेक्टिव अभी यही है, तुम इतनी लापरवाही से कैसे बात कर सकते हो? वो उसे चेतावनी देता है। जैसा कि उम्मीद थी, हान ताइशिक भी याद दिलाते हुए कहता है, मुझे तुम्हारी कोई भी गलती पकड़ने का मौका मत देना, वरना अगली बार हमारी मुलाकात तुम्हारे जनाजे पर होगी। यह सुनकर चोई कीजोंग चुपचाप एक रूमाल निकालता है और अपने हाथ से खून पोंछता है। वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि मारू ने उनसे भी तेज काम किया। क्या उसे किसी ताकतवर का साथ मिल गया है? असल में उसे जिस बात का डर था वही हो रहा है, और वो कोई और नहीं बल्कि उसके वर्ल्ड ग्रुप का जानी दुश्मन शार्लेट ग्रुप है। इस समय मारू को पता चलता है कि उसके परिवार को शिन यूनियन ने पकड़ा है और वो बेचैनी से उनके बारे में पूछता है। लेकिन जैसे ही वो अपनी बात खत्म करता है, इलबोंग और सुंग चान अचानक कार से बाहर निकलते हैं। इलबोंग मारू की मां का एक वीडियो निकाल कर कहता है, हमें पता चला था कि वर्ल्ड ग्रुप कोई चाल चलने वाला है, इसलिए हमने वर्ल्ड के दुश्मन शार्लेट से मदद मांगी। तुम्हें डराने के लिए माफ करना। हमें तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन हालात बहुत नाजुक थे। यह सुनकर मारू गुस्से से आग बबूला हो जाता है। बिना इजाजत के मेरे परिवार को ले गए। यह उन वर्ल्ड ग्रुप के कमीनों से अलग कैसे है जो जानते हैं कि वह गलत है। घबराते हुए मारू को एक और वीडियो देखने के लिए कहा, जिसमें वर्ल्ड सिक्योरिटी का चोई कीजोंग अपने कुछ आदमियों के साथ था। वे मारू की मां के हॉस्पिटल के कमरे को पूरी तरह से घेरे हुए थे, तो अगर शार्लेट ने मदद नहीं की होती तो तुम सीधे उन लोगों से जा टकराते। फिर शिन यून्यंग मारू को कार में बुलाती है, यह कहते हुए कि वह उसे अभी उसकी मां और नारू से मिलाने ले जाएगी। कार में
शिन युनयंग खुलकर बताती है कि वे जानी दुश्मन क्यों बने। वर्ल्ड ग्रुप के साथ शार्लेट ग्रुप मुख्य रूप से फार्मास्यूटिकल्स, होटल्स और रिटेल में काम करता है, पेट्रोकेमिकल्स और फाइनेंस, जबकि वर्ल्ड ग्रुप मुख्य रूप से हथियारों के उद्योग, ट्रेड, डिस्ट्रीब्यूशन, कंस्ट्रक्शन और सिक्योरिटीज में काम करता है। ऊपर से देखने पर तो ये दोनों ग्रुप शांति से एक साथ काम करते हुए दिखते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे वे एक खतरनाक जंग छेड़ रहे हैं। इस लंबी लड़ाई को आखिरकार एक आदमी की ताकत ने खत्म किया। अपने दुश्मन से हारने के बाद शार्लेट जल्द ही दो गुटों में बंट गया। एक गुट शार्लेट ग्रुप को वर्ल्ड को सौंपना चाहता था, जबकि दूसरा शार्लेट ग्रुप को बचाना चाहता था। अब भले ही होंग जिन्हों मर चुका है, वर्ल्ड ग्रुप के पास अभी भी बहुत ज्यादा ताकत है। तुम और तुम्हारा परिवार अब वर्ल्ड ग्रुप के निशाने पर हो। अगर तुम शार्लेट के आर्थिक संसाधनों और खुफिया क्षमताओं का इस्तेमाल करो, तो शायद तुम्हारे बचने का एक मौका हो। लेकिन जैसे ही शिन युनयंग अपनी आखिरी बात कहने वाली होती है, एक वैन अचानक उनकी कार में पीछे से जोरदार टक्कर मारती है। इससे उनकी लग्जरी सेडान सड़क किनारे झाड़ियों में जा घुसती है। इस इमरजेंसी में मारू शिन युनयंग को अपनी बाहों में कसकर सुरक्षित कर लेता है। उसकी इस हरकत से शिन युनयंग का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल जाता है। मारू के इस भरोसेमंद अंदाज को देखकर शिन युनयंग उसका चेहरा छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है और वह बात कहती है जो वह पहले नहीं कह पाई, मेरा भाई शिन युनक्यू मुझे मारकर शार्लेट को वर्ल्ड को सौंपना चाहता है। बाहर जो लोग हैं उन्हें शायद शिन युनक्यू ने ही भेजा है। तो मिस्टर मारू, शार्लेट आपके परिवार को वर्ल्ड के खतरे से बचाएगा। इसके बदले में क्या आप कुछ समय के लिए मेरी तलवार बनने को तैयार हैं? इस अचानक मिले प्रस्ताव से मारू पहले तो चौंक जाता है, फिर वह मुड़ता है, अपना चाकू निकालता है और कार का दरवाजा खोलता है। अगर तुम यह साबित कर सकती हो कि तुम मेरे परिवार की रक्षा कर सकती हो, तो मैं तुम्हारी तलवार बन जाऊंगा। जैसे ही मारू उस ग्रुप का सामना करने के लिए कार से बाहर निकलता है, उनकी अगुवाई कर रहा शार्लेट केमिकल्स का मैनेजर जो यंग हो, तुरंत अपने कोट से एक छोटा चाकू निकाल लेता है। गंजे गुंडों में से एक मजाक उड़ाते हुए मारू की ओर इशारा करता है, मरियल बंदर, क्या तू शिन युनयंग का आशिक है? लेकिन हैरानी की बात यह कि जैसे ही वह अपनी बात खत्म करता है, उनमें से कई लोगों का गला मारू काट देता है। इसके तुरंत बाद मारू अपना चाकू घुमाना शुरू कर देता है और भीड़ में अंधाधुंध वार करते हुए वह बड़ी आसानी से एक एक करके सबको खत्म कर देता है। इस पल मारू को गहराई से एहसास होता है कि जिन लोगों से वह पहले लड़ा था, वे सच में कितने खतरनाक थे। आखिरकार हमला करते हुए आ रहे जो ब्यूनों का सामना करते हुए मारू उसे सिर्फ एक ही वार में मार डालता है। शिन युनक्यू के सभी आदमियों के वहीं ढेर हो जाने के बाद मारू शिन युनयंग की ओर मुड़कर कहता है, मैंने अपनी काबिलियत साबित कर दी, अब तुम्हारी बारी है। यह सुनकर शिन युनयंग के चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान आ जाती है। तो तुम्हारे परिवार से मिलने जाने से पहले मुझे खुद को साबित करने दो। इसके बाद वह मारू को अपने साथ एक हेलीकॉप्टर में बिठाती है। वे तुरंत होंग जिन्हों के अंतिम संस्कार के लिए निकल पड़ते हैं। इस बीच जी ह्यून्यांग एक रेस्टोरेंट में उदास बैठी है। वह बहुत चिंतित है कि नारू को लाने में नाकाम रहने की वजह से मारू उसे टीम से निकाल देगा। उसकी चिंता लगातार बढ़ती जा रही थी। वह अपना तनाव कम करने के लिए बेसब्री से कुछ अच्छा खाना चाहती है, लेकिन बदकिस्मती से उसके पास एक पैसा भी नहीं है। तभी लोगों का एक ग्रुप उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है।
पल भर में जी ह्यून्यांग को एक तरकीब सूझती है। वह एक शरारती मुस्कान के साथ मुड़ती है और कहती है, दोस्तों, तुम लोगों की जेब में कितने पैसे हैं? जी ह्यून्यांग ने कभी नहीं सोचा था कि वर्ल्ड ग्रुप के अच्छे कपड़े पहने इन दर्जनों कर्मचारियों के सारे पैसे मिलाकर भी एक सड़क किनारे वाले ठेले पर खाने के लिए भी पूरे नहीं पड़ेंगे। जैसे ही वह पूरी तरह से निराश महसूस कर रही होती है, उसे अचानक और जुनशिक का फोन आता है। वह कहता है कि मारू और शार्लेट होटल की प्रेसिडेंट होंग जिन्हों के अंतिम संस्कार में गए हैं और उसे उन्हें बचाने के लिए तुरंत वहां पहुंचने को कहता है। यह खबर सुनकर जी ह्यून्यांग एक गुस्सैल भेड़िए की तरह दहाड़ती है। उस हरामजादे की हिम्मत कैसे हुई मुझे पीछे छोड़कर दूसरी तरफ अकेले दावत उड़ाने की। जैसे ही मारू और शिन उन्यंग अंतिम संस्कार में पहुंचते हैं, उन्हें दरवाजे पर ही एक भारी भीड़ रोक लेती है। वर्ल्ड ग्रुप के लोगों ने मारू का सिर धड़ से अलग करने की धमकी दी, जो होंग जिन्हों का कातिल था, और उसके सिर को होंग जिन्हों की समाधि पर चढ़ावे की तरह रखने की धमकी दी। उसी पल चोई कीजोंग, जो बेसब्री से मारू को ढूंढ रहा था, अचानक भीड़ को चीरता हुआ आगे आता है। वो बुरे इरादे से अपना परिचय देता है, यह कहते हुए कि वह इस खास मेहमान मारू का स्वागत खुद करेगा। लेकिन वर्ल्ड ग्रुप के 2 और डिपार्टमेंट के प्रेसिडेंट्स सुझाव देते हैं, अपनी शैतानी मुस्कान के साथ, कि क्यों न हम सब मिलकर यह काम करें। खुद को भूखे भेड़ियों जैसे लोगों के झुंड से घिरा देखकर मारू अपनी पीठ से चाकू निकालकर जान की बाजी लगाने ही वाला होता है, लेकिन तभी अचानक शिन उन्यंग अपना हाथ रखकर उसे रोक लेती है। शिन उन्यंग आत्मविश्वास से आगे बढ़ती है और कहती है, अगर तुम लोगों ने मारू को यहाँ मार दिया तो वर्ल्ड ग्रुप को क्या हासिल होगा? यह सुनकर वर्ल्ड ग्रुप के लोग एक साथ चिल्लाने लगते हैं, उस लड़के ने वर्ल्ड की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। बदला लेना तो बनता है, और होंग जिन्हों को मारने वाले को मारना तो बहुत बड़े सम्मान की बात है। इन शब्दों को सुनकर शिन उन्यंग हंसे बिना नहीं रह पाती। तो तुम लोगों का सम्मान और गौरव एक अकेले इंसान पर झुंड में हमला करने से आता है? मारू ने होंग जिन्हों के साथ आमने सामने की लड़ाई जीती थी, लेकिन जब होंग जिन्हों जिंदा था तब तुम में से किसी की हिम्मत नहीं हुई उसे चुनौती देने की। तो कान खोलकर सुन लो, भले ही शार्लेट में अंदरूनी मतभेद हों, पर मेरे लोगों को छूने की हिम्मत करने वाले किसी को भी मैं कभी माफ नहीं करूंगी। अगर तुमने मारू को यहाँ मारा तो जंग के लिए तैयार रहना। एक आदमी को मारने के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाना, जीत भी गए तो वो असली जीत नहीं होगी। इस जंग में न कोई सम्मान है, न कोई गौरव, और न ही कोई फायदा। जो लोग यह सारा नुकसान उठाने के लिए तैयार हैं, वे आगे बढ़ें, वरना मेरे रास्ते से हट जाओ। जैसे ही वह अपनी बात खत्म करती है, पहले से घमंड में चूर भीड़ में मौत जैसा सन्नाटा छा जाता है। लेकिन अचानक तालियों की गड़गड़ाहट उस अजीब माहौल को तोड़ देती है। वर्ल्ड ग्रुप की चेयरमैन तालियां बजाते हुए आती है। प्रेसिडेंट शिन वाकई बात करना जानती हैं, बिल्कुल अपने पिता की तरह। इसके साथ ही वह मारू के सामने आती है। तो वो तुम थे जिसने हमारे होंग जिन्हों को मारा। मुझे यकीन है हम फिर मिलेंगे। बैंगनी बालों वाली औरत को जाते देख मारू उत्सुकता से उसकी पहचान के बारे में पूछता है, और उन्यंग बताती है कि वह औरत वर्ल्ड ग्रुप की चेयरमैन यूडा है और असली ताकत उसी के पास है। वही है जिससे सबसे ज्यादा सावधान रहना है। फिर वे दोनों होंग जिन्हों की तस्वीर के सामने आते हैं। लेकिन मारू यहाँ शोक मनाने नहीं आया है। वह उस चीज को कभी माफ नहीं कर सकता जिसने उसकी माँ को नशे का आदी बनाया। लेकिन एक बात है जो उसे उलझन में डाल देती है।
होंग जिन्हो, जो उसे मार सकता था। उसने आखिर में उसके हाथों मरना क्यों चुना? और मरने से पहले होंग जिन्हो के कहे वो शब्द, मारू, देखो। आखिरकार, मैं भी एक इंसान हूँ, है ना? तुम्हें अंत तक एक इंसान की तरह जीना होगा। ये रहस्य मारू के दिल में गहराई से घर कर गए हैं। अगर अगर वो जिंदा रह सका, तो शायद उसे इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इसलिए मारू होंग जिन्हो की सिखाई तकनीकों का पूरा इस्तेमाल करेगा। वह अपने सारे दुश्मनों को मारकर जिंदा रहेगा। उसी पल शिन उन्यंग दरवाजे के बाहर खड़ी होकर उसे याद दिलाती है, मिस्टर मारू, एक बार जब आप इस दहलीज को पार कर लेंगे, तो आप मेरी तलवार होंगे। मारू बिल्कुल नहीं हिचकिचाता। वो बिना सोचे समझे शिन उन्यंग के साथ उसी रास्ते पर चलने का फैसला करता है। एक हफ्ते बाद शार्लेट होटल के अंदर ओ जुन शिक और बाकी 2 लोग तिजोरी को खोलने की हर तरह से कोशिश कर रहे हैं, जो होंग जिन्हो छोड़ गया था। इस बीच जिम योंग जी भरकर दावत का मजा ले रहा है और मारू आखिरकार अपनी माँ और नारू से मिलता है। लेकिन यह सुकून का पल एक बिन बुलाए मेहमान द्वारा जल्दी ही तोड़ दिया जाता है। एक मातहत अचानक रिपोर्ट करता है कि शार्लेट ग्रुप के वाइस चेयरमैन शिन उनक्यू आ गए हैं। अपने भाई की कमीनी शक्ल देखकर शिन उन्यंग चिढ़कर पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। लेकिन हैरानी की बात है कि शिन उनक्यू उसके सवाल को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है और शिन उन्यंग को शराब डालने का आदेश देता है, जैसे किसी नौकर को हुक्म दे रहा हो। शिन उन्यंग अपने भाई की परेशान करने वाली आदत को अच्छी तरह जानती है, इसलिए एक मुस्कान के साथ वह शराब की बोतल उठाती है और शिन उनक्यू के सिर पर उड़ेल देती है। कमीने कहीं के, जब हमने उस समय वर्ल्ड को खोया था, तब तुमने बंटवारे के लिए जोर दिया था और मैंने तुम्हें जाने दिया। लेकिन अब तुम खुलेआम वर्ल्ड के कुत्तों के साथ घूम रहे हो। डैड ने कहा था कि वो ग्रुप मुझे देंगे, पर डैड तो अभी मरे भी नहीं हैं। और तू अभी से चेयरमैन की कुर्सी पर नजर गड़ाए बैठा है, यहाँ तक कि हमारे दुश्मनों से भी हाथ मिला रहा है। क्या तेरा दिमाग बिल्कुल खराब हो गया है? इसीलिए डैड ने मुझे अपना वारिस चुना था। यह सुनकर शिन युनग्यू अपने चेहरे पर लगी वाइन को चखता है। वो बेरहमी से अपनी साथी लड़की का चेहरा पकड़ता है और जबरदस्ती उसके मुंह में वाइन डाल देता है। चाहे उसकी साथी हो या शिन युन्यांग, हर किसी को वही करना होगा जो वो कहता है। फिर वो एक वहशी अंदाज में शिन युन्यांग पर बोतल फेंककर उसे चौंका देता है। वो उसके कंधे पर उंगली चुभोते हुए कहता है, सिर्फ इसलिए कि डैड ने तुझे वारिस बना दिया, तू खुद को चेयरमैन समझने लगी है। तुझे पता है न डैड कोमा में है? जब तक वो मर नहीं जाते, तुझे कुछ नहीं मिल सकता। यह सुनकर शिन युन्यांग मुस्कुराती है और जवाब देती है, बेहतर होगा कि तू संभल कर रहे, क्योंकि जो कुछ तू कर सकता है वो मैं भी कर सकती हूँ। लेकिन अचानक जैसे ही वो अपनी बात खत्म करती है, पास में खड़ा चोई क्यूंगजुंग पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगता है। यह देखकर शिन युन्यांग उससे कहती है, अपना गंदा मुंह बंद रख। शार्लेट के पारिवारिक मामलों में दखल देने वाला तू कोई नहीं होता। यह महसूस करते हुए कि उसके चेयरमैन का अपमान हुआ है, डेंग का कुत्ता बीच में दखल देता है। चोई कीजुंग का चेहरा तुरंत बदल जाता है और वो फौरन इस बदतमीज छोटी लड़की को सबक सिखाने के लिए अपना बड़ा सा हाथ आगे बढ़ाता है। लेकिन तभी उस नाजुक पल में मारू अचानक आगे बढ़ता है और अपने चामू से चोई कीजुंग की हथेली पर एक चीरा लगा देता है। अभी दफा हो जा, वरना मैं तुझे मार डालूंगा। यह सुनकर चोई कीजुंग को मारू काफी दिलचस्प लगता है। उसकी नसें तन जाती हैं
और वो मारू से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसी के साथ वो जोर से अपने पंजे घुमाता है। एक ही पल में वो मारू के हाथ पर कई ऊनी निशान बना देता है, लेकिन भले ही चोई कीजुंग के पास एक दानव जैसी पकड़ की ताकत है, फिर भी वो कुल्हाड़ी वाले उस आदमी जितना ताकतवर नहीं है। मारू तुरंत अपना चानू घुमाता है और आत्मविश्वास के साथ लड़ाई में कूद पड़ता है। इस पल चोई कीजोंग काफी हैरान होता है। किसी तरह मारू ने मैनेजर चोई की घोंपने वाली तकनीक सीख ली है और साथ ही बेक सोखो की लगातार हथौड़े वाले वार की तकनीक भी। लेकिन जो चीज चोई कीजोंग का ध्यान और भी ज्यादा खींचती है वो यह है कि मारू ने एजेंट किम यंग की चीरने वाली तकनीक भी सीख ली है। लगता है होंग जिन्हों तुझे सच में बहुत मानता था। उसने तुझे टुकड़ों टुकड़ों में कई अलग अलग तकनीकें सिखाईं, लेकिन फिर भी ये सब मेरी नजरों में बस छोटे मोटे करतब हैं। एक ही वार में मारू को पीछे धकेलने के बाद वो बड़े आराम से एक सिगरेट जलाता है। फिर वो हैरान होकर पूछता है, सिर्फ इस दर्जे के हुनर के साथ? तूने जुन्हों को कैसे मार दिया? उसने तुझमें ऐसा क्या देखा था कि वो तेरी इतनी परवाह करता था? जैसे ही वो अपनी बात खत्म करता है, मारू फिर से आगे बढ़ता है। पिछली कुछ मुठभेड़ों से मारू को एहसास होता है कि उसने अपने दुश्मन को कम आंका था। यह आदमी शायद और भी ज्यादा ताकतवर हो सकता है होंग जिन्हों से भी। लेकिन जैसे ही मारू उसे कोई कमजोरी दिखाने पर मजबूर करने की कोशिश करता है, चोई क्योंग अचानक एक हथेली से मेज तोड़ देता है। पलक झपकते ही वो अपने पंजों से मारू के सीने का मांस चीर देता है। फिर वो मुड़कर कहता है, लगता है तूने जुन्हों को नहीं मारा। वो अपनी मर्जी से तेरे हाथों मरा था, है ना? तुझ जैसे किसी के लिए बुद्ध को कुर्बान करना, क्या वो सठिया गया था? ये तंज भरे शब्द सुनकर मारू हार मानने से इनकार कर देता है और रुद को साबित करने के लिए गुस्से में आगे बढ़ता है। लेकिन अचानक चोई क्युंगजुन उल्टे हाथ से उसका सीना पकड़ लेता है। वो मारू के दिल के ऊपर के मांस को जोर से मरोड़ता है। बस एक ही पल में मारू के विरोध करने की हिम्मत टूट जाती है और चोई क्युंगजुन उसे बेरहमी से फेंक देता है। मारू को देखकर, जो अब भी उसकी सबसे खतरनाक तकनीक झेल गया था, चोई क्युंगजुन समझ जाता है, तो जुन्हों तेरी इसी जिद को मानता था, इसलिए वो तेरी इतनी परवाह करता था। यह सुनकर मारू एक शरारती मुस्कान के साथ ऊपर देखता है। लगता है वो अक्सर तुमसे मेरे बारे में बात करता था, लेकिन मैंने भी उसके मुंह से तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है। जैसे उसने एक बार कहा था कि वो एक बेचारे काने आदमी की खास परवाह करता था। चोई कीजोंग ने कभी नहीं सोचा था कि एक मामूली सा लड़का इस तरह उसका मजाक उड़ाने की हिम्मत करेगा। वो तुरंत गुस्से से आगबूला हो जाता है और फिर से मारू का सीना पकड़ लेता है। एक के बाद एक हथेली के वार से वो उसे जमीन पर गिराकर वहशीपन से पीटता है। इस पल मारू को एहसास होता है कि ताकत में उसका कोई मुकाबला नहीं है। रफ्तार, अनुभव और तकनीक में भी उसने अपनी मां और नारू की रक्षा करने का फैसला किया था। पर कौन जानता है कि चोई कीजोंग जैसे ताकतवर और कितने लोग सामने आएंगे। इससे मारू को शक होने लगता है कि क्या वो सच में अपने परिवार की रक्षा कर पाएगा, और तभी चोई कीजोंग उस पर एक जानलेवा हमला करने वाला होता है। एक साया अचानक से सामने आता है। डिटेक्टिव हान तेशिक अपनी बंदूक सीधे चोई कीजोंग के सिर पर तान देता है और कहता है, मेरी चिंता मत करो, तुम जो कर रहे थे वो करते रहो। तुम्हें मेरे सामने किसी को मारना होगा, तभी मेरे पास तुम्हें गोली मारने की कोई वजह होगी।
यह सुनकर चोई की जोंग तुरंत अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लेता है और बहस करता है, मैं तो बस एक जूनियर को सबक सिखा रहा था। यह देखकर हान तेशिक अपनी बंदूक नीचे कर लेता है और कहता है, लेकिन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चोई, आप बूढ़े हो रहे हैं। आप इस लड़के से लड़ते हुए घायल हो गए। चोई की जोंग अपनी छाती पर लगे पंजों के निशान देखता है। क्या यह लड़का सिर्फ एक बार उसकी टेक्निक देखकर ही उसे इस्तेमाल कर सकता है? तो उसकी पिछली सारी टेक्निक्स भी नकल करके ही हासिल की गई थी। इस पल चोई की जोंग को सब समझ आ जाता है। तो इसलिए जुन्हो इस लड़के की इतनी परवाह करता था। लेकिन उसी पल मारू को अचानक हथकड़ी लगा दी जाती है। वजह, हत्या के शक में इमरजेंसी अरेस्ट। शिन उन्यंग गंभीर चेहरे से मारू की तरफ देखती है। वह ईमानदारी से अपनी छाती पर हाथ रखती है और वादा करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह मारू को जल्द से जल्द बाहर निकाल लेगी। यह सुनकर मारू उसका शुक्रगुजार होता है और उससे कहता है कि इस दौरान वह उसके परिवार का ख्याल रखे। और गुस्से से जलती आंखों से वह चोई की जोंग को चेतावनी देता है कि अगर वो मर भी गया तो भी वह खुद चोई की जोंग के टुकड़े टुकड़े कर देगा। जल्द ही और जुनशिक और बाकी दोनों को पता चलता है कि मारू को गिरफ्तार कर लिया गया है। वे तुरंत घबराकर शिन उन्यंग से मिन्नतें करने लगते हैं कि वो उसे जल्दी से बचा ले। इस पर शिन उन्यंग उनसे कहती है कि घबराओ मत। जिस चोई की जोंग ने यह शुरू किया वो तो ठीक है, लेकिन उन्होंने सिर्फ मिस्टर मारू को गिरफ्तार किया। इसका मतलब है कि पुलिस के अंदर वर्ल्ड ग्रुप के लोग हैं। हमें इस पल सावधानी से योजना बनानी होगी। जूम यांग कहती है कि उसे कोई परवाह नहीं, वो कसाई बहुत बुरा है, उसे इतनी बेताबी से बचाने की क्या जरूरत है। अगर उसने होंग जिन्हों को नहीं मारा होता तो मेरी नौकरी नहीं जाती और मुझे छिपकर रहने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। लेकिन उम्मीद के खिलाफ इन शब्दों को सुनते ही ओह जुनशिक और बाकी लोग उसे बुराभला कहने लगते हैं। क्या हम वो साथी नहीं हैं जो एक साथ जियमरे हैं? तुम इतनी बेरहमी भरी बातें कैसे कह सकती हो? और तुम जो अभी शार्लेट में दावत उड़ा रही हो, वो सब मारू की वजह से है। ये बातें सुनकर जी ह्यून यांग के पसीने छूट जाते हैं। वह तुरंत चेन यून यांग के कंधे पर थपकी देती है और पूछती है, क्या मैं यह खाना उस कसाई साथी की वजह से खा रही हूँ? उसके बिना मैं खा नहीं सकती। यह सुनकर शिन उन्यंग इशारा करती है कि हाँ, यह सच है। उसने उन्हें यह ट्रीटमेंट इसलिए दिया क्योंकि वे मारू के साथी हैं। जिस पल उसे सच पता चलता है, जूम यांग को एहसास होता है कि वह मारू के एहसान का फायदा उठा रही थी। वह तुरंत दरवाजे की ओर बढ़ती है। बिना एक पल सोचे वो कहती है, यहीं रुको, मैं अभी जाकर उस कमीने मारू को वापस लाती हूँ। इस बीच पुलिस स्टेशन के पूछताछ वाले कमरे में हान तेशिक ध्यान से मारू को देख रहा होता है। उस अस्पताल वाली पूछताछ के बाद से वह चुपके से मारू की जांच कर रहा है। होंग जिन्हों पर अवैध पदार्थों का डिस्ट्रीब्यूटर होने का शक था। एक जापानी फैक्ट्री जिस पर सप्लाई चेन में होने का शक था, उसे जला दिया गया। और 50 साल की वो औरत जिसे नशीले पदार्थों के सेवन की वजह से दौरे पड़ते थे, न सिर्फ उसका घर ढह गया बल्कि इलाज के दौरान वह रहस्यमय तरीके से गायब भी हो गई। वर्ल्ड ग्रुप का चोई की जोंग एक आदमी को ढूंढ रहा है। इन सभी घटनाओं में जो एक बात कॉमन है वो है मारू। इस पल मारू को लगातार चुप देखकर हान तेशिक अपना शक जाहिर करता है। मुझे लगा तुम वर्ल्ड ग्रुप के पिट्ठू हो, लेकिन फिर मुझे तुम्हारे घर पर वर्ल्ड लाइव स्टॉक के कर्मचारियों के खून के धब्बे मिले और होंग जिन्हों मर चुका है।
फिर भी तुम उसके फ्यूनल में शिन उन्यंग के साथ दिखाई देते हो। आखिर वर्ल्ड ग्रुप के साथ तुम्हारा रिश्ता क्या है? कुछ तो बोलो। हमेशा ऐसा चेहरा बनाए रहते हो जैसे दर्जनों लोगों को मार डाला हो। मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? लेकिन अचानक उसी पल एक बूढ़ा डिटेक्टिव अंदर घुस आता है। वह खाना लिए हुए और मुस्कुराते हुए बताता है, कई घंटे हो गए हैं। अगर तुम उसे खाने नहीं दोगे तो कोई मर जाएगा। फिर वह अपनी आवाज धीमी करता है और उसे याद दिलाता है, तुमने बिना किसी ठोस सबूत के बंदूक दिखाकर किसी को गिरफ्तार करने की धमकी दी। चीफ बहुत गुस्से में है और तुम्हें ढूंढ रहे हैं। यह सुनकर हान तेशिक के पास कुछ देर के लिए जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने डिटेक्टिव को सब कुछ संभालने के लिए कहा। जैसे ही दरवाजा बंद होता है, डिटेक्टिव का हाव भाव तुरंत बदल जाता है। वो मारू से कहता है कि आराम से रहो, ऊपर के लोगों ने जुगाड़ लगाकर उसे यहाँ भेजा है। पहले अपना पेट भर लो, फिर हम आराम से बात करेंगे। और ऐसा कहते हुए उसने मारू का सिर उबलते हुए तीखे सूप में दे मारा। वो शैतानी हंसी हंसता है, जल्द ही तुम्हें कोई लेने आ रहा है, तो चलो तब तक थोड़ा मजा करते हैं। इस हरकत से मारू तुरंत समझ जाता है कि यह आदमी वर्ल्ड ग्रुप का जासूस है। उसी समय पुलिस स्टेशन के लॉकर रूम में एक महिला ऑफिसर के कपड़े उतारकर उसे एक लॉकर में ठूंस दिया जाता है। जी ह्यून्यांग उसके कपड़े पहनकर मारू को बचाने आ गई है। लेकिन जैसे ही वो अपना हुनर दिखाने के लिए पूछताछ वाले कमरे का दरवाजा लात मारकर खोलती है, सामने का नजारा देखकर वो सन्न रह जाती है। वो देखती है कि मारू ने स्टेशन के अंदर खुलेआम एक पुलिस ऑफिसर को मार डाला है। यह देखकर जी ह्यून्यांग के डर के मारे पसीने छूट जाते हैं। वो हांफते हुए कहती है, मारू एक पागल है। यह देखकर मारू समझाता है, यह पुलिस वाला वर्ल्ड ग्रुप का चमचा था। उनके लोग रास्ते में हैं, इसलिए मैं यहाँ बैठकर मरने का इंतजार नहीं कर सकता। तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो। एक एजेंट होने के नाते तुम्हें पता होना चाहिए कि वर्ल्ड ग्रुप को कैसे फंसाना है। ये शब्द सुनकर जी ह्यून्यांग सन्न रह जाती है। फिर वो गुस्से से चिल्लाती है, तुम बेशर्म और कमीने इंसान। तुम्हें बस मुझे बिना सोचे समझे हुक्म देना आता है। यह देखकर मारू उसे बाद में टॉप ग्रेड वाग्यू बीफ की अनलिमिटेड दावत देने का प्रस्ताव रखता है। यह प्रस्ताव खाने की शौकीन जी ह्यून्यांग डॉट की कमजोरी पर सीधा वार करता है। वो तुरंत एक बड़ी सी मुस्कान के साथ सफाई में मदद करने के लिए मान जाती है और वो बड़े आदर के साथ मारू को पूछताछ वाले कमरे से बाहर ले जाती है। जाने से पहले मारू जी ह्यून्यांग से कहता है डॉट कि वो पहले शार्लेट होटल जाकर उसका इंतजार करेगा। लेकिन जैसे ही वो निकलता है, वर्ल्ड ग्रुप के लोग पहुंच जाते हैं। जैसे ही वे पूछताछ वाले कमरे का दरवाजा खोलते हैं, खून की तीखी गंध सफेद बालों वाले आदमी के मुंह पर पड़ती है। धुंधले कमरे में उन्हें एक आकृति बिना हिलेडुले बैठी हुई दिखाई देती है। उसे मारू समझकर एक आदमी उसे लापरवाही से धक्का देता है। बैठी हुई आकृति धड़ाम से गिर जाती है और उनके जासूस का चेहरा सामने आ जाता है। वो बहुत पहले ही मर चुका था। सफेद बालों वाले आदमी के चेहरे पर अविश्वास भर जाता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि मारू पुलिस स्टेशन के अंदर एक पुलिस वाले को मारने की हिम्मत करेगा। उसी पल एक आदमी लाश पर लगे गर्म खून को छूता है और सफेद बालों वाले आदमी को बताता है डॉट की मौत ज्यादा देर पहले नहीं हुई है। यह सुनकर डॉट सफेद बालों वाला आदमी तुरंत अपने लोगों को फैलकर तलाशी लेने का आदेश देता है। उन्होंने जी ह्यून्यांग पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। डॉट जो कमरे के कोने में चिपकी हुई थी,
और जी ह्यून्यांग ने कभी नहीं सोचा था कि जो व्यक्ति आया है वो सफेद बालों वाला आदमी होगा जिसके साथ उसने कभी काम किया था। बाहर कोई आवाज न सुनकर जी ह्यून्यांग फुर्ती से नीचे कूद जाती है। वो आसपास देखने के लिए अपना सिर बाहर निकालती है, लेकिन अगले ही पल सफेद बालों वाला आदमी अचानक प्रकट होता है और दरवाजे पर जोर से लात मारता है। दरवाजे की जोरदार टक्कर सीधा जी ह्यून्यांग के चेहरे पर लगती है। यह देखकर जी ह्यून्यांग समझ जाती है कि दूसरे पक्ष ने उसे बहुत पहले ही देख लिया था। सफेद बालों वाला आदमी वासना भरी मुस्कान के साथ कहता है, जैसे ही मैं अंदर आया मुझे तुम्हारी खुशबू आ गई थी। यह वर्दी, क्या तुमने इसे मेरे आने का जानकर ही बदला है? यह सुनकर जी ह्यून्यांग जोर से जवाब देती है, ओए ठरकी कहीं के, कितना भी समय बीत जाए तुम उतने ही घिनौने हो। इसके साथ ही वो अपनी बंदूक निकालकर ट्रिगर दबा देती है ताकि पुलिस को बुलाकर फंसाने का काम पूरा किया जा सके। लेकिन सफेद बालों वाला आदमी बिल्कुल भी नहीं घबराता। वो आगे की ओर झुककर जी ह्यून्यांग के पैरों पर वार करता है। जी ह्यून्यांग झुककर बचती है और तुरंत उसके लिवर पर एक जोरदार मुक्का मारती है। फिर तेजी से सफेद बालों वाले आदमी के चेहरे पर एक भारी वार करती है। लेकिन हैरानी की बात है कि यह भारी मुक्का खाने के बाद सफेद बालों वाला आदमी मजा लेने वाले भाव दिखाता है और चिल्लाता है, कितना अच्छा लग रहा है, और उसका बायां हाथ जी ह्यून्यांग की कलाई पकड़ लेता है, जबकि उसका दाहिना हाथ उसका कॉलर पकड़ लेता है। वो जी ह्यून्यांग को जोर से कंधे पर से उठाकर पटक देता है। अचानक हुए दर्द से जी ह्यून्यांग को एहसास होता है कि यह पागल पहले की तरह ही सख्त है। लेकिन इससे पहले कि वो उठ पाती 48 नंबर के जूते अचानक हमला करते हैं। यह देखकर जी ह्यून्यांग तुरंत एक तरफ लुढ़क कर दूर हो जाती है। अपनी स्थिति संभालने के बाद वो अपनी कमर से ब्लेड निकालती है। वो खंजर का इस्तेमाल करके सफेद बालों वाले आदमी को अच्छा सबक सिखाने की सोचती है। यह देखकर सफेद बालों वाला आदमी अपनी बेल्ट की तरफ हाथ बढ़ाता है और एक शैतानी मुस्कान के साथ आगे बढ़ता है, अच्छा, मैं भी कुछ निकाल रहा हूँ, लेकिन मेरा वाला थोड़ा बड़ा है, क्या तुम इसे संभाल पाओगी? यह सुनकर जी ह्यून्यांग कहती है कि उसे निकालने दो ताकि वो उसे जड़ से काटने में मदद कर सके। लेकिन ठीक उसी पल एक पुलिस ऑफिसर अचानक अपनी बंदूक ताने हुए आता है और चिल्लाता है, हिलो मत। दोनों को अपनी हरकतें रोकनी पड़ती हैं। नौजवान कॉप को घबराकर कांपते हुए देखकर सफेद बालों वाला आदमी, जिसका मजा खराब हो गया था, गुस्से में कहता है, बंदूक नीचे रख। तूने आज तक किसी को नहीं मारा है ना? लोगों को डराना बंद कर, नौसिखिए। यह देखकर कि उसकी पोल खुल गई है, नौजवान कॉप और भी घबराकर चेतावनी देता है, हिलो मत, मैं सच में गोली चला दूंगा। यह सुनकर सफेद बालों वाला आदमी, जिसे यकीन नहीं हो रहा था, तुरंत उसे गोली चलाने के लिए कहता है। अगले ही पल एक गोली उसके दाहिने कंधे में आकर लगती है। अपने पीछे गोली की आवाज सुनकर नौजवान कॉप तेजी से मुड़कर गोली चलाने वाले को देखता है। वो हान ताइशिक था, जिसे चीफ ने बुला लिया था। हान ताइशिक आगे बढ़ता है और सफेद बालों वाले आदमी के गुनाह गिनाने लगता है। अगले ही पल उसे पूछताछ वाले कमरे में एक पुलिस ऑफिसर की लाश मिलती है। वो तुरंत उन दोनों से पूछता है कि डिटेक्टिव को किसने मारा। यह देखकर जी ह्यून्यांग तुरंत उस पर इल्जाम लगाना शुरू कर देती है। यह सब इसी ने किया है। यह सुनकर सफेद बालों वाला आदमी तुरंत चिल्लाता है, बकवास, उसे तुमने मारा है। जब मैं यहाँ आया
तो वो कॉप पहले से ही मरा हुआ था। लेकिन जाहिर है, एक गुंडे की बातों में बहुत कम दम होता है। हान ताइशिक सीधे अपने आदमियों को उसे गिरफ्तार करके जांच करने का आदेश देता है। फिर वो पुलिस ऑफिसर के भेष में जीएम यांग को एक रिपोर्ट लिखने और जमा करने का आदेश देता है। लेकिन जी ह्यूनयांग का दूसरे देश का सैल्यूट ही उसकी पोल खोल देता है, जिसके बाद उसके पास घबराहट में भागने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। दूसरी तरफ मारू जो होटल की तरफ जा रहा है, शिन यून्यंग को कॉल करता है, मेरा पीछा किया जा रहा है। मुझे अभी तक नहीं पता कि कितने लोग हैं। मैं इनसे निपट कर आता हूँ। मुझे लेने के लिए जल्दी से एक गाड़ी भेजो। फोन रखने के बाद वो उन सबको एक गली में खींचने के इरादे से अंदर घुस जाता है। लेकिन जैसे ही वो एक कोने से गुजरता है, कोई हाथ में कुल्हाड़ी लिए परछाई में छिपा होता है और चुपके से हमला करने की फिराक में रहता है। खुशकिस्मती से मारू सही समय पर झुककर उस हमले से बच जाता है। फिर दुश्मन के हमले के बीच मिले मौके का फायदा उठाकर वो उसे एक ही वार में मार डालता है। लाश को घसीटते हुए वो सड़क पर आगे बढ़ता रहता है, जिसे पीछा कर रहे वर्ल्ड ग्रुप के गुर्गे देख लेते हैं और तुरंत एक साथ उसका पीछा करने लगते हैं, जिसके बाद बस चाकुओं के मांस में धंसने और दर्द भरी चीखों की आवाजें ही गूंजती हैं। गली से सिर्फ मारू ही बाहर निकलकर गाड़ी में बैठता है। गली के मुहाने पर रुकी गाड़ी से मारू शिन यून्यंग को धन्यवाद देने के लिए कॉल करता है। गाड़ी बहुत जल्दी आ गई, बहुत बहुत शुक्रिया। अगले ही पल फोन पर शिन यून्यंग उसे बताती है कि जो गाड़ी उसने भेजी है वो तो अभी निकलने ही वाली है। यह सुनकर मारू फोन काट देता है और पूछता है, तुम वर्ल्ड ग्रुप 2 से हो, है ना? ड्राइवर से। यह देखकर कि उसकी पोल खुल गई है, वो तुरंत एक शैतानी मुस्कान देता है। वो मारू को अपने साथ खत्म करने के इरादे से एक्सीलरेटर पर पूरा जोर देता है। जवाब में मारू तेजी से अपनी सीट बेल्ट खोलता है और ड्राइवर के माथे पर जोर से लात मारता है। वो जबरदस्ती गाड़ी को पास के एक बिजली के खंभे से टकरा देता है। गाड़ी का दरवाजा लात मारकर खोलता है। मारू को चक्कर आ रहा था और उसका सिर घूम रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दूसरे पक्ष को उसकी सही लोकेशन कैसे पता चली। जैसे ही वो दर्द कम करने के लिए अपनी गर्दन दबाने के लिए हाथ बढ़ाता है, उसे अचानक एक ट्रैकिंग डिवाइस मिलती है। इससे उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि दूसरा पक्ष जानबूझकर उसकी वापसी में देरी कर रहा है। यह सोचते ही वो फौरन शिन यून्यंग को कॉल करके पूछता है कि वो कहाँ है। लेकिन उसे जवाब मिलता है कि उसके पिता की हालत अचानक बहुत नाजुक हो गई है, इसलिए वो अभी अस्पताल में है और उसका भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुला रहा है। वो कंपनी पर कब्जा करने की प्लानिंग कर रहा है। हमें तुरंत कंपनी पहुंचना होगा। यह सुनकर मारू को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि दुश्मन ऐसी चाल चलेगा। फोन रखने के बाद वो गुस्से में अपना फोन जोर से भींच लेता है। अगर शिन यून्यंग को कुछ हुआ तो उसकी माँ और नारू खतरे में पड़ जाएंगे, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, उसे शिन यून्यंग को बचाने का कोई तरीका ढूंढना ही होगा। अपने हाथ में ट्रैकिंग चिप को देखते हुए उसे अचानक एक उपाय सूझता है। इसलिए वो जल्दी से जी ह्यून्यांग को फोन करता है और उसे ग्लाइडिंग सूट पहनकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बिल्डिंग तक उड़कर जाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ ट्रैकिंग चिप के साथ अपने पिता की हालत स्थिर देखने के बाद शिन यून्यंग अस्पताल के कमरे से निकलकर कंपनी जाने का प्लान बनाती है। लेकिन अचानक जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, उसे पता चलता है कि दरवाजा बाहर से बंद है और दरवाजे की दरार से कोई अनजान गैस अंदर आ रही है। कुछ ही देर में उस गैस से शिन यून्यंग और बाकी लोग बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं। हार ना मानते हुए
वो होश में रहने के लिए खुद को मजबूर करती है। जैसे ही वो निराश होकर अपनी आंखें बंद करती है, अचानक मारू उसके सामने आ जाता है। अभी हार मत मानो, हमारे पास अभी भी एक मौका है। मैंने जी ह्यून्यांग को दूसरी तरफ पहले ही भेज दिया है। ऊंची इमारत पर लटकी हुई जी ह्यून्यांग एक भयानक मंजर देख रही थी। सफेद बालों वाला आदमी, जिसे वर्ल्ड ग्रुप के कनेक्शन से छुड़ाया गया था, उसने ट्रैकिंग डिवाइस का इस्तेमाल करके उन्हें कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक ट्रैक कर लिया था। वो शिन यूनक्यू के साथ मिलकर बोर्ड के मेंबर्स को खत्म कर रहा है। जो कोई भी शिन यूनक्यू से असहमत होता है, उसे कंपनी चलाने के मामले में रास्ते से हटा दिया गया है। मामला सुलझता देख सफेद बालों वाला आदमी खुद को रोक नहीं पाता और सोचने के लिए खिड़की के पास जाता है। ट्रैकर तो यहीं की लोकेशन दिखा रहा है, तो फिर उसे मारू क्यों नहीं मिल रहा? अगले ही पल वो नीचे देखता है और पाता है कि कोई दीवार के बाहर लटका हुआ है। यह देखकर वो हैरान रह जाता है। वो तुरंत जी ह्यून्यांग को पकड़कर सीधा कमरे के अंदर फेंक देता है और इसी नाजुक मौके पर मारू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऑफिस में पहुंच चुका है। जैसे ही वो मारू को देखता है, सफेद बालों वाले आदमी का अखरोट जितना दिमाग इस बात को समझ नहीं पाता। फिर वो तुरंत मुस्कुराता है और सोचना छोड़ देता है, अगर मैं इन दोनों को ही मार दूं, तो क्या समस्या हल नहीं हो जाएगी? लेकिन जैसे ही वो मारू की ओर बढ़ता है, जी ह्यून्यांग उसे रोक लेती है। वो एक जोरदार किक मारकर सफेद बालों वाले आदमी को तुरंत दूर फेंक देती है। उस जानी पहचानी ताकत को महसूस करके सफेद बालों वाला आदमी तुरंत समझ जाता है कि हेलमेट पहनने वाली ये लड़की जी ह्यून्यांग है। यह सोचते ही वो अपनी बेल्ट खोलने लगता है। वो जी ह्यून्यांग को अपनी ताकत का मजा चखाना चाहता है, लेकिन तभी शिन यूनक्यू उसे रोककर पहले मारू से निपटने के लिए कहता है। अगर मारू अकेला आया है, तो इसका मतलब वो बूढ़ा और यून्यांग खत्म हो गए हैं। तो अगर हम सिर्फ मारू से निपट ले, तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन अचानक जैसे ही वो अपनी बात खत्म करता है, शिन यून्यांग अंदर आती है। तुमने किसे मरा हुआ कहा? मैं तुमसे पहले नहीं मरूंगी, कमीने। यह सुनकर शिन यूनक्यू थोड़ा घबरा जाता है। वो बस बेवकूफों की तरह देखता रहता है जब शिन यून्यांग उसके सामने से गुजरती है। फिर वो अचानक उत्सुकता से पूछता है, क्या डैड मर गए? लेकिन शिन यून्यांग उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारती है। उसका गुस्सा देखकर वो समझ जाता है कि बूढ़ा अभी भी जिंदा है और घमंड से कहता है कि उसे पहले ही बोर्ड की मंजूरी मिल चुकी है। उसने सफलतापूर्वक सत्ता पर कब्जा कर लिया है। लेकिन शिन यून्यांग उन सभी दस्तावेजों और कॉन्ट्रैक्ट्स को उठाती है जिन पर शिन यूनक्यू ने बोर्ड से जबरदस्ती साइन करवाए थे। वो उन्हें फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर देती है और गुस्से से चिल्लाती है, बेवकूफ कहीं के! बिना कोर्ट सर्टिफिकेशन के इन कॉन्ट्रैक्ट्स को फाड़ दो तो ये रद्दी के बराबर है। यह सुनकर वो अनपढ़ आदमी गुस्से से कांपने लगता है। उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ होता है। शर्मिंदगी से आगबूला होकर वो तुरंत सफेद बालों वाले आदमी से शिन यून्यांग को मारने के लिए कहता है और वादा करता है कि इसके बाद वो उसे वाइस चेयरमैन का पद देगा। ये शब्द सुनते ही सफेद बालों वाला आदमी तुरंत हमला कर देता है। वो उत्साह से शिन यून्यांग की ओर बढ़ता है, लेकिन अगले ही पल मारू और जी ह्यून्यांग मिलकर उसे पीछे धकेल देते हैं। तब मारू जी ह्यून्यांग से कहता है कि वो शिन यून्यांग को लेकर पहले यहाँ से निकल जाए। अब से वो यहाँ सब कुछ संभाल लेगा। लेकिन जैसे जैसे दोनों लड़ते रहते हैं, मारू को पता चलता है कि उसके दुश्मन को दर्द महसूस नहीं होता है।
वो उत्सुक होकर पूछ ही लेता है, तुम्हें दर्द महसूस नहीं होता? यह सुनकर सफेद बालों वाला आदमी गर्व से जवाब देता है, तुमने सही अंदाजा लगाया। तो फिर मुझे तुम्हें मौत के घाट उतारना ही पड़ेगा। वो जितना लड़ता है उतना ही उत्साहित होता जाता है। यह देखकर कि उसके दुश्मन से निपटना बहुत मुश्किल है, मारू तुरंत अपना चाकू निकालता है और एक जोरदार वार करता है। वो ब्लेड से सामने वाले के हाथ की नसें काटने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सामने वाला एक खास तरह के नकल डैगर का इस्तेमाल करता है और सीधे मारू के हाथ में मौजूद हथियार के टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर उसके चौंकने का फायदा उठाकर वो उसकी ठोड़ी पर जोरदार लात मारता है और एक ही झटके में मारू को बेहोश करके जमीन पर गिरा देता है। लेकिन जैसे ही सफेद बालों वाला आदमी लड़ाई खत्म करने के लिए अपना आखिरी वार करता है, मारू बिखरी हुई चीजों से उस हमले को रोक लेता है। उसी पल एक सुअर काटने वाले के तौर पर उसे एहसास होता है कि सफेद बालों वाले आदमी जैसे मोटे और वहशी लोग, जिन्हें दर्द में मजा आता है, वो असल में सुअरों से अलग नहीं है। अगर तुम उनके जरूरी अंगों पर हमला नहीं करोगे तो वो आसानी से हार नहीं मानेंगे, और अगर चोट हल्की हो तो इससे सुअर और भी ज्यादा हिंसक हो जाता है। इसलिए सुअर काटते वक्त एक ही झटके में काम तमाम करना होता है। अगर हालात ऐसे न हो तो उसे बेहोश करने के लिए सिर पर हमला करना जरूरी है। लेकिन मारू ने कभी नहीं सोचा था कि इतना जोरदार वार सहने के बाद भी सफेद बालों वाला आदमी बेहोश नहीं होगा, बल्कि घमंड से कहता है कि अगर उसे बेहोश करना है तो एक लोहे का हथौड़ा तैयार रखना चाहिए। साले, यह तरीका काम नहीं कर रहा। यह देखकर मारू फौरन पिग स्लॉटरिंग तकनीक नंबर 2 एक्टिवेट करता है। जब ऐसी अनपेक्षित स्थितियों का सामना करना पड़े तो उसकी हरकत रोकने के लिए हाथ पैरों पर हमला करना सबसे जरूरी है। सफेद बालों वाला आदमी अपने हाथ की हड्डी टूटने का एहसास होते ही तुरंत पलटवार में लेग स्वीप करता है, लेकिन मारू को मौका मिल जाता है और वो उसके पैर की पिंडली तोड़ देता है, लेकिन टूटी हुई हड्डी के मांस को चीरकर बाहर निकलने के बावजूद सफेद बालों वाला आदमी फिर भी जोश में लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। यह जानते हुए कि इस तरीके से इस आदमी को हराया नहीं जा सकता, मारू तुरंत हथौड़ा फेंक देता है। वो एक तरफ हटकर हमला करने की मुद्रा में आ जाता है। नई चाल देखकर सफेद बालों वाला आदमी और भी ज्यादा उत्साहित हो जाता है। अगले ही पल मारू उसकी छाती के बीच में एक हथेली से वार करता है। फिर जोर से घुमाकर वो सफेद बालों वाले आदमी को हवा में 180 डिग्री घुमा देता है। लेकिन मारू यही नहीं रुकता, क्योंकि वो जानता है एक बार में सफेद बालों वाले आदमी का काम तमाम नहीं होगा। इसलिए वो एक एरियल कॉम्बो करता है। वो सफेद बालों वाले आदमी को गोल गोल घुमाते हुए ऊपर ले जाता है और फिर उसे जमीन पर पटक देता है। जबरदस्ती घुमाने की वजह से मारू के हाथ अब लड़ने लायक नहीं रहते। लेकिन तभी उसके पीछे से हंसने की आवाज आती है। सफेद बालों वाला आदमी असल में उठ खड़ा होता है। वो बड़बड़ाता है, पहली बार मेरे अंदर के अंग हिलने का एहसास हो रहा है। यह शानदार है। तुम मेरा कैनन चखने के लायक हो। लेकिन जैसे ही वो अपनी बात खत्म करता है, उसके मुंह से खून का फव्वारा छूट पड़ता है। फिर वो पूरी तरह से जमीन पर गिर जाता है। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। कैनन, तुम्हें मेरा कैनन चखाता हूं। यह देखकर मारू के पसीने छूट जाते हैं। खुशकिस्मती से यह तकनीक काम कर गई, वरना मेरी खैर नहीं थी। और जब वो सफेद बालों वाले आदमी का काम तमाम कर रहा होता है, तभी मारू से मिलने वाला हट्टा-कट्टा आदमी उसके पास आकर उसे याद दिलाता है, मिस्टर मारू, जल्दी यहाँ से निकलिए। दूसरी तरफ से मदद आ चुकी है।
इस बीच दूसरी तरफ शिन यून्यंग, जो एक सुरक्षित जगह पर पहुंच चुकी है, प्लेन से उतरकर वर्ल्ड ग्रुप को फोन करती है और पूछती है कि क्या वे जंग शुरू करना चाहते हैं, खुलेआम हमारे ग्रुप के अधिकारियों को मारकर। तुम्हें इसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। लेकिन अचानक युडा एक तरह से जंग का ऐलान कर देता है। प्रेसिडेंट शिन, चिंता मत कीजिए, हमने पहले ही सफाई का काम शुरू कर दिया है। सिर्फ शार्लेट ग्रुप के हेडक्वार्टर में ही नहीं, बल्कि प्रेसिडेंट शिन के होटल में भी सब कुछ साफ करने का ध्यान रखा जाएगा। जैसे कि वहां पहले कभी कुछ था ही नहीं। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड ग्रुप के लोग होटल में घुसते हैं, वे सब अपनी जगह पर जम जाते हैं। इस पल होटल में एक भी इंसान नहीं था। यह हालत देखकर तलाशी के इंचार्ज टीम लीडर के सिर में अचानक दर्द होने लगता है। इस हिसाब से तो मुझे फिर से ओवर टाइम करना पड़ेगा। लेकिन तभी उसका एक साथी अचानक चिल्लाता है, यहाँ के सारे दरवाजे बंद हैं और यहाँ तक कि लिफ्ट भी रुकी हुई है। यह सुनकर टीम लीडर को एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। उसके तुरंत पसीने छूट जाते हैं। अगले ही पल होटल में अचानक धमाका हो जाता है। उसी समय शार्लेट ग्रुप हेडक्वार्टर में वर्ल्ड ग्रुप की मदद आ पहुंचती है। वे सफेद बालों वाले आदमी की दयनीय हालत देखकर उसका मजाक उड़ाते हैं कि वो मारू को भी नहीं हरा सका। जब वह सफेद बालों वाले आदमी पर स्पाइरल शेप का घाव देखता है तो वह अचानक खुशी से झूम उठता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मारू ने अपनी तकनीक का इस्तेमाल इतनी अच्छी तरह करना सीख लिया है। इस बीच मारू, जो शार्लेट ग्रुप के हेडक्वार्टर से बाहर निकल रहा था, उसे एस्कॉर्ट बॉडीगार्ड्स बताते हैं। एस सिटी अब पूरी तरह से वर्ल्ड ग्रुप के कंट्रोल में है। यहाँ रहना हमारे लिए नुकसानदायक है। इसके विपरीत प्रेसिडेंट शेन ने बहुत पहले ही एफ सिटी में अपना बेस बना लिया था। वर्ल्ड ग्रुप के लिए भी वहां घुसपैठ करना मुश्किल होगा, इसलिए हमें अभी एफ सिटी पहुंचना होगा। इस बीच दूसरी तरफ एफ सिटी के शार्लेट होटल में शिन यून्यंग तेजी से वर्ल्ड ग्रुप के हमले से निपट रही है और वह मारू के परिवार को भी यहाँ ले आई है। गर्मजोशी से मिलने के बाद मारू का ध्यान जाता है कि जी ह्यून्यांग वहां नहीं है। वह उत्सुकता से पूछे बिना नहीं रह पाती। शिन यून्यंग के पास कोई चारा नहीं होता सिवाय हिचकिचाते हुए यह बताने के कि जी ह्यून्यांग को कुछ काम है और वह बाद में आएगी। वजह यह थी कि एफ सिटी के रास्ते में जब जी ह्यून्यांग ने सुना कि डेस्टिनेशन एफ सिटी है, उसने तुरंत कहा कि उसे कुछ निजी काम है। फिर उसने जल्दी से अपना ग्लाइडिंग सूट पहना और प्लेन से छलांग लगा दी। वह पूरी तरह से भूल गई थी कि उसके पास अभी भी वर्ल्ड ग्रुप का ट्रैकिंग डिवाइस था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वर्ल्ड ग्रुप के लोग अपने फोन पर तेजी से बदलते कोऑर्डिनेट्स को घूर रहे थे। और इस समय जी ह्यून्यांग, जो सुरक्षित रूप से लैंड कर चुकी थी, चुपचाप अपने घर में घुस रही थी। लेकिन अचानक उसके सिर पर एक जोरदार मुक्का पड़ा। पर उसे इससे कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि यहाँ मौजूद हर कोई उसके लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखता था। जब उसे खाने के लिए मेज पर बुलाया गया तो आंटी ने उससे आती खट्टी बदबू के कारण उसे नहाने भेज दिया। उसे कहा कि नहाकर बाहर आने के बाद खाना खाए। लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जब वह नहाकर बाहर आएगी तो वह देखेगी कि उसके सबसे प्यारे परिवार के सभी सदस्य मारे जा चुके हैं। उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई है और ठीक उसी समय उसे 4 लोगों ने घेर लिया है, जिनकी बंदूकें उसके सिर पर तनी हुई हैं।